ये एक्चुअली मेरी नानी के घर का वाक़या और मेरा बॉर्न एंड बॉट अप सिंध के एक छोटे से शहर से, लेकिन वो हम काफ़ी टाइम हो गया वो उस जगह से मूव कर गए, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। वो शहर जो है सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है और वहाँ का एक पाकिस्तान एयरफोर्स का मशहूर एक एयर बेस भी है वहाँ पे। स्टोरी ऐसे है कि मेरी नानी का घर था। वो लोग अपना घर बनवा रहे थे उस वक्त, तो कुछ अरसे के लिए उन्होंने वहाँ पे एक जगह एक घर रेंट पे लिया। मेरी नानी लोगों का ताल्लुक भी उसी शहर से और सिंध के जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, और हम लोग भी वहीं पे ही पले बड़े। और हमारे अपने घर से मेरी नानी का घर कुछ ही फासले पर था। उस घर की कहानी कुछ ऐसे है कि वो 1929 में वो घर कंस्ट्रक्ट हुआ था। वो 1929 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उस घर में हम इंटर होते थे, बड़ा सा जो है ना वो सीमेंट के ऊपर, जिस तरह उस इलाके में ना काफ़ी हिंदू लोग जो है ना आबाद हैं, मार्केट्स, कारोबार और हमारे फैमिलीज़ के टर्म्स मोहल्लों में रहना, तो हमारी उन फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आना जाना, और हमने काफ़ी हिंदू कल्चर को बहुत करीब से देखा उस शहर में रहते हुए। तो मेरे नाना का थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे दूं, तो वो मेरे नाना ना उस शहर की एक रिस्पेक्टेबल रिलीजियस पर्सनैलिटी थे और उनका पूरा जो ख़ानदान, उनके सारे भाई हाफिज़ कुरान थे और वो जो है ना रूहानी इल्म भी काफ़ी ज़्यादा रखते थे। उनके पास लोगों का आना जाना, उस शहर की जो सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद थी वो मेरे नाना के अंडर में थी। वो उसके पेश इमाम थे, कस्टोडियन थे और काफ़ी जो है ना उनका इस सिलसिले में उस शहर में नाम था। तो ये घर जो है ना एक बहुत ही समझें कि एक हवेली नुमा बहुत ही बड़ा सा घर था। उसका मैं आपको एक मंज़र पेश करूं तो जैसे ही आप एंटर होते हैं घर में, साथ ही एक बैठक थी। पुराने हिंदू ज़माने के जो आप घर इमेजिन करते हैं ना कि प्री पार्टीशन जो घर होते हैं, उस टाइप का घर था वो। और वो आइडेंटिकल घर थे, 2 घर थे एक साथ। एक जो साइड थी वो हमने मेरी नानी लोगों ने ले ली थी और जो दूसरी साइड थी वो किसी और के पास थी। वो उसमें पहले से ही जो है ना वो लोग रह रहे थे कुछ टाइम से। जो ये वाली साइड थी ये काफ़ी पौन से बंद थी और फिर ये लोग मेरे नाना लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा, तो घर में जैसे एंटर हो साथ ही बैठक थी, उसके साथ जैसे ही आगे जाएं एक बहुत बड़ा सा सहन था। सहन के अंदर एक जामुन का बहुत बड़ा सा दरख्त था और राइट साइड पे उसके किचन और स्टोर रूम और बिल्कुल घर के एंड में वॉशरूम्स बने हुए थे। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएं, सहन जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो बरामदा शुरू हो जाता है। उसमें 4-5 बड़े बड़े पिलर्स थे जिनके ऊपर जो आपकी ऊपर वाली स्टोरी थी, छत थी उसकी, और उसके ऊपर एक रूम था और वो उसके सपोर्ट में वो बहुत मोटे मोटे से बड़े पिलर्स थे। फिर इंटर हूँ तो रूम शुरू होता है। एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के अंदर जिस तरह आप रेलवे स्टेशन पे जाएं तो वो पंखे लंबे से रॉड के साथ लटके हुए होते हैं ना, उस तरह से उसमें पंखे लगे हुए थे। और बिल्कुल एंड में हॉल की चिमनी आग जलाने के लिए जिस तरह पुराने घरों में होती हैं वो थी, और राइट और लेफ्ट पे फिर रूम्स थे उसमें। तो इस तरह का घर था। फिर बाहर से ही सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर वाले फ्लोर पे, उधर पे एक कमरा था और वहाँ से आप नीचे का सारा जो है ना बैल्कनी बनी हुई थी, वहाँ से आप नीचे का बरामदा सारा देख सकते थे। फिर आप ऊपर जाते हैं उससे तो एक बहुत बड़ा छत था और छत के ऊपर एक सिंगल एक मम्टी जिसमें हम कहते हैं, तो उस टाइप का एक, और छत के ऊपर सिंगल अबैंडन्ड एक रूम बना हुआ था। उस रूम की कहानी भी है। तो ये एक घर की एक पिक्चर मैंने आपको पेश की। तो
ऐसे था कि हम लोग क्योंकि मेरी मदर भी उस वक़्त जॉब करती थी, मेरे वालिद साहब का उसी एयरबेस में काम था। तो मेरी मदर हम लोगों को नानी के घर पे हमने अपना बचपन नानी के घर पे ज़्यादा गुज़ारा। तो नानी के घर में जैसे ही वो जब इन्होंने घर लिया, अम्मी थी उस वक़्त, मुझे याद है अच्छी तरह हमारी एज, ये कोई मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, ये 2002 इस टाइप, सही से मुझे याद नहीं, लेकिन इस टाइम का ये वाक़या। तो घर में एंटर होते हैं तो मैं अभी भी, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे नाना के चेहरे के तासुरात जब वो घर में एंटर हुए। मैं भी था, मेरे भाई भी थे, और मेरे मामू और अम्मी लोग इतना सब थे। हम एंटर हुए, हम घर में घुसे, हमने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा पैर है, लेकिन उनके चेहरे पे परेशानी और इस तरह की चीज़, क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत इन रहे हैं। उन्होंने ना रात का, मगरिब का या इस तरह रात का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने हम सबको बिठाया कि भई जब तक मैं आप लोगों को ना कहूँ, जब मेरी तरफ से आप लोगों को, अम्मी लोगों को, सबको उन्होंने बोला कि आप लोगों ने ना, मैंने पढ़ाई करनी है घर के अंदर, क्योंकि ये नया घर है, काफ़ी टाइम से बंद है। तो मैं जब तक आपको इजाज़त ना दूँ, आपने कहीं इधर-उधर नहीं जाना, बच्चों को नहीं छोड़ना। अब कुछ दिन गुज़रे, हमारी रूटीन स्टार्ट हो गई, घर में आना-जाना शुरू हो गया। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो हमारी खाला के पास ट्यूशन पढ़ने भी आते थे, उनका घर भी जो है ना, उस घर से कुछ ही कदम के फासले पे था। तो वो आया, अगले दिन मुझे कहता है, स्कूल स्कूल भी अच्छा, हम स्कूल में भी साथ ही पढ़ते थे। तो मुझे कहता है कि यार, रात को ना मैं तुम लोगों के घर के, नानी के घर के पास से गुज़रा, तो मुझे ना सफ़ेद खरगोश नज़र आया ना, तुम्हारे नानी के घर के दरवाजे के आगे बैठा हुआ। और हम परेशान, यार खरगोश रात के वक़्त किसके पास, मोहल्ले में तो किसी के पास भी नहीं है, और होगा भी तो वो रात को ऐसे अपने पालतू जानवरों को क्यों छोड़ेगा। तो कहता है उसकी आँखें लाल चमक रही थी, और मैं तो देख के डर गया और मैं भागा वहाँ से। मैंने कहा अजीब बात बताई है यार आपने। तो खैर ये बात आई गई होगी। अब इसी तरह फिर कुछ दिन गुज़रे। एक दिन ना क्या हुआ कि दोपहर का टाइम था, हमारी नानी जो थी, वो सबको दोपहर को जो है ना, हम लोग स्कूल से आते थे खाना वाना खा के, लंच वगैरह करके, तो वो हमें सब बच्चों को सुला देती थी कि भाई तुम सो, और शाम को उठ के ट्यूशन वगैरह पढ़ना है तुम लोगों ने। तो वो सबको सुला देती थी। तो क्या हुआ कि मेरे दोनों भाई, वो जब उन्होंने देखा कि नानी सो गई हैं, हम शरारती भी होते थे ज़रा, तो वो दोनों उठे, और मैं भी उठा उनको देख के। हम तीनों ना बाहर चले गए। छोटी सी एक साइकिल थी, मेरे दोनों भाई जो है ना, एक भाई जो है ना उसको धक्के दे रहा था, साइकिल को पीछे से पुश कर रहा था, और दूसरा जो है ना उसको चला रहा था, और मैं साथ ही खड़ा हुआ था, मैं पीछे खड़ा हुआ था कि भाई मेरी बारी भी आएगी। तो एक टाइम आया कि उसने ना साइकिल को छोड़ दिया। अब वो साइकिल इस तरह थी कि वो थी तो वही बाइसाइकिल थी, लेकिन उसके पीछे ना जैसे हम बच्चों को वो 2 टायर्स एक्स्ट्रा लगा के दे देते हैं ताकि ये गिरे ना। तो इस तरह से करके उन्होंने वो टायर्स उसमें लगे हुए थे। तो एक एक टाइम आया, उस वो सैन में गोल-गोल इस तरह घुमा रहे थे। तो एक टाइम आया कि भाई ने छोड़ दी, उसको पुश करना छोड़ दिया। लेकिन जो वो चला रहा था मेरा दूसरा भाई, वो कहता है कि यार ये रुक क्यों नहीं रही है? वो साइकिल, अब वो टर्न, उसने उससे हैंडल टर्न हुआ था, और वो साइकिल ना सैन में गोल-गोल घूमे जा रही है, और वो चीखें मार रहा है ना कि यार ये रुक क्यों नहीं रही है? वो ब्रेक्स भी पुश कर रहा है उसकी, लेकिन वो साइकिल रुक ही नहीं रही थी। तो उसने क्या किया कि साइकिल का स्टीयरिंग दीवार की तरफ करके, और वहाँ पे एक सिंक लगा हुआ था, उस सिंक में जाके उसने हिट किया साइकिल को। उसको चोट लगी, और सब, उसने जब चीखें वगैरह मारी तो सब घर वाले उठ के आ गए। तो अब उन्होंने हमें भी डांटा कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो। अब हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे थे कि भाई खेलते खेलते में लग गई है, लेकिन हमने तीनों ने देखा, तीनों ने उसको फील भी किया। मैं देख भी रहा था कि वो स्पीड से घूमे जा रही है, और मेरा भाई कुछ कर नहीं सक रहा। लेकिन खैर वो उन्होंने उतारा, और फिर जो है ना उसको बिठाया, उसको चोट वगैरह लगी थी, पट्टी वगैरह की। ये दिन ऐसे मतलब गुजरा। फिर एक बार क्या हुआ कि इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद मेरे मामू का बेटा है, वो काफ़ी छोटा था उस वक़्त,
वो भी इसी तरह ना दोपहर को उठा और नानी सो रही थी और इसी तरह वो उठा। अब इस वाक़ये में मैं प्रेज़ेंट नहीं, उसने हमें जो है ना मतलब कि उनकी मामू लोग वग़ैरह ने जो बताया। तो वो उठा, उसने क्या किया कि वाइपर पड़ा हुआ था कहीं सफाई वाला, वो उठा के और सैन में घुमा रहा है और जी हवा में घुमा रहा है, खेल रहा है। तो उसको ना आउट ऑफ अ सडन एक ज़ोर से ज़न्नाटेदार एक थप्पड़ पड़ा मुँह पे और वो रोता हुआ जो है ना अंदर आया। उसको जब उन्होंने देखा, हम रात को हम जब नानी के घर गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये बीमार पड़ा हुआ है। तो जब उसकी फेस पे बाकायदा जो है ना 4 उँगलियों के निशान थे और इस वाक़ये के बाद ना हमारी परेशानियाँ मतलब कि लोग हम मतलब के घर वालों को जो है ना परेशानी फ़ील शुरू हो गई इस चीज़ के बाद। नाना ये सब चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे और वो अपनी तरफ से भी मतलब कि जो भी पढ़ाई होती है, जो भी होता है वो कर रहे थे। अच्छा ये वाक़या गुज़रा, ख़ैर उसके ऊपर दम वग़ैरह किया ये वो सब कुछ। इसके बाद क्या हुआ कि नानी मेरी एक दिन जो है ना शाम के वक़्त लाइट गई हुई थी, रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी। वो उधर सोई हुई थी मतलब बाहर बरामदे में, गर्मियों के दिन थे और ये चीज़ उन्होंने मेरी अम्मी को नेक्स्ट डे बताई थी और मतलब कि हम भी होते थे, अम्मी हमें बताती थी कि भाई ये चीज़ हुई है तो तुम लोग ख्याल करना, इधर उधर मत घुसना, कहीं कहीं भी ना इधर उधर जाने के लिए। तो नानी को क्या हुआ कि मामू की शेप में कोई आया, उन्होंने तो समझा कि भाई मामू ही है। वो आया और उनके ना कानों में उन्होंने बालियां पहनी हुई थी। तो आके उनके सर के ऊपर जो है ना उन्होंने सर पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और वो चारपाई पे लेटी हुई थी। पीछे से सर की तरफ से आके उनके दोनों कानों में बालियों को पकड़ के ना वो यूं हिला खींचने की आस्ता आस्ता ऐसे कोशिश कर रहे हैं। नानी ने ऐसे हाथ ऊपर किया सर से, उसको देखा और उन्होंने देखा कि वो मामू की शक्ल में, तो उन्होंने ना उसको झड़का कि भाई दफ़ा हो जाओ, सोने दो मुझे, इस तरह उन्होंने बोला। तो वो ना चला गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मामू मेरे मेन दरवाजे से आते हैं। वो देखती है नानी कि भाई तुम तो अभी यहाँ खड़े थे मेरे कानों के साथ, जो है ना तुम जो है ना छेड़खानी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई मैं तो अभी बाहर से आया हूँ आपके सामने। ये चीज़ उन्होंने जो है ना नाना को बताई कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पहले बच्चों को जो है ना उन्होंने तंग किया और उसके बाद ये अब जो है ना मेरे ऊपर जो है ना इन्होंने वो इंटरेक्ट करने की कोशिश की। अब इसी दौरान क्या हुआ कि जो मुझे ना बड़ा पतंगे उड़ाने का शौक़ था, छोटी एज थी तो बड़ा मैं ना एक दिन चला गया ऊपर छत पे और मैंने देखा था, वो मैं इस तरह गया था कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती थी शुरू में, तो ज़ाहिर है ये वार्निंग्स वगैरह हमें मिली हुई थी। तो मैंने 1-2 दिन देखा यार मेरे मामू जो छोटे सबसे मामू हैं वो जाते हैं ऊपर, वो भी ज़रा पतंगे वगैरह उड़ाते थे उस वक़्त। तो मैंने ना उनकी इसी तरह दोपहर के वक़्त एक पतंग उठाई और धागा उठाया जो भी था, मैं चला गया ऊपर। अब मैं अपनी तरीके से लगा हुआ हूँ, उड़ानी खैर इतनी आती नहीं थी, बस इसी तरह लगा हुआ हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो सामने जामुन का दरख्त है ना, उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है। उसके वही नॉर्मल सा टायर था, उसका बटन खुले हुए थे। मेरी एज ही जितना होगा, ऐसे आप समझ लें कि 12-13 साल का लड़का। वो मुझे देख ही जा रहा है। अब पहले तो काफ़ी दिन गुजर गए थे और जो साथ वाले जो हमारे पड़ोसी थे, उनके सब बच्चों को भी मैं जानता था क्योंकि वो हमारे घर पे ही आते थे, उनके बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ने नानी के घर। मैंने देखा यार ये कौन लड़का है और मैंने उसको ना उधर ही से छत से खड़े होकर दरख्त की तरफ मैं देख रहा हूँ और मैंने उसको बोला कि कौन हो तुम? वो कहता है तुम कौन हो? मैंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। कहता है मैं भी यहीं पे रहता हूँ। तो मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? ये साथ वाले घर में रहते हो? अब मैं उससे ये कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना,
मैंने उसे कहा कि तुम साथ वाले घर में रहते हो? कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैंने कहा यहीं पे कहाँ? वो हंसने शुरू हो गया ना। कहता है कि नीचे जाओ वरना तुम्हारे नाना ना तुम्हें मारेंगे। उस वक्त मैं सही डर गया। मैंने पतंग वगैरह छोड़ी उधर ही ना, मैं नीचे चला गया, मैं भाग गया वहाँ से। ये जब स्टोरी हुई ना तो शाम को नाना आए, मतलब कि घर पे शाम की नमाज के बाद। वो जैसे ही आए तो उनको सारा ये वाक़या बताया गया। पहले तो उन्होंने मुझे दो लगाई ना रख खींच के कि तुम्हें तुम्हें किसने कहा था कि ऊपर जाओ। तो मैंने उन्हें बखैर वो ये बात सारी जब हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम लोग अब जो है ना ज़्यादा मूव आउट नहीं करना। मतलब उन्होंने यही समझाया हमें कि वही जो वार्निंग्स थी वही उन्होंने दोहराई। तो मैं अब कुछ करता हूँ। उन्होंने ना अपनी पढ़ाइयाँ उन्होंने स्टार्ट कर दी। वो हम देख रहे थे, वो छत पे जाते थे और सीढ़ियों से सारे घर का हिसाब लेते थे और वो जो है ना वो पढ़ाइयाँ करते थे। तो इस पढ़ाई इन्हीं चीज़ों को ना कुछ दिन 2-3 दिन गुजरे, मेरे नाना कंटिन्यूस ये चीज़ कर रहे थे, हम भी देखते थे। तो क्या हुआ कि एक ना औरत आई, ये मेरी आंखों देखा वाक़या। एक 1-2 दिन गुजरे ना तो दरवाज़ा खुला होगा हमारा मेन डोर, तो ना वहाँ से एक औरत आ गई। वो मेरे नाना भी घर पे मौजूद थे। वो मेरे नाना के पास आई, कहती कि हाफ़िज़ साहब आएँ, बैठें। अब हम जो ये क्योंकि इस तरह के लोग ना आते रहते थे घर पे ना, किसी का कोई रूहान कोई जिन का मसला है किसी का, तो वो मेरे नाना को मैंने काफ़ी दफ़ा देखा था। लोग आते थे, किसी की कोई बच्ची है, पोजेस्ड है, इस तरह की चीज़, तो वो ना कोई दम करवाने आ जाता था, कोई तावीज़ वो जो लिख के दे देते हैं वो करवाने आ जाता था। तो इसी तरह एक औरत है, हमने कहा कोई नॉर्मल वही इसी तरह की औरत होगी, दम करवाने आई होगी। तो मेरे नाना के साथ वो बैठ गई। तो मेरे नाना ने ना उसकी ये जो पिंकी फिंगर होती है ना, उसको पकड़ लिया और पानी का एक जग जो है ना उन्होंने साथ में रख लिया और उन्होंने बोला बोलो। तो उस औरत ने ना बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हम यहाँ पे जो है ना अभी से नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे तब से हैं जब तुम या तुम्हारे बाप क्या, मतलब तुम लोग थे ही नहीं, हम लोग तब से हैं वहाँ पे। और आप लोगों ने ना हमारे मतलब जगह में आके इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही, वो उन्हें बताती जा रही है स्टोरी ना, कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमें डिस्टर्ब किया है, हमें परेशान किया है। तो नाना ने कहा कि भाई किसी ने तुम्हें परेशान नहीं किया है, आप लोग खुद हमारे साथ जो है ना आप भी यहाँ पे रह रहे हो, हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, किसी ने आपको परेशान नहीं किया है। आप लोग जो है ना खुद हमारे साथ हमें तंग कर रहे हो, हमारे बच्चों को तंग कर रहे हो। और वो कहती है कि हम लोग एक या दो नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे नस्लों की नस्लें रह रही हैं और आपको पता नहीं है कि हम लोग यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। आप लोग कुछ भी कर लें, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और हम भी यहाँ रहना चाहते हैं और हम आप लोगों को भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो हमारे साथ 2-3 दिन से जो आप हमारे साथ कर रहे हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब वो औरत रोती भी जा रही है और वो नाना को जो है ना ये सारी बात बताती भी जा रही है। और इस सारी सिचुएशन में ना जो है ना वो जो उन्होंने मेरे नाना ने ना उसकी उंगली नहीं छोड़ी, वो उंगली उन्होंने पकड़ी हुई थी और वो रो रो के ये चीज़ें बता रही थी। तो ऐसे हुआ कि फिर उन्होंने नाना ने कहा कि अब मैं आप लोगों को ना वो जो ऊपर वाला कमरा है ना, मैं आप लोगों को ये वक्फ करता हूँ, आप इसमें रहेंगे और इधर से कहीं नहीं जाएंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे और हम यहाँ पे कभी भी नहीं आएंगे। तो इस पे इनका एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने कहा कि बस ठीक है। इस तरह की बात हुई और जब ये सारी कन्वर्सेशन ख़त्म हुई ना मिनाज भाई, तो वो औरत चली गई। उन्होंने हमें हमें मतलब कि बुलाया, जो ये मामू थे घर पे, कोई भी, हम लोग सब बाहर आ गए। तो
मैंने जग की तरफ उन्होंने किसी को, नानी को बोला, पता नहीं किसको बोला, बहरहाल ये जग वगैरह यहाँ से उठा लो, हर चीज़ उठा लो ना। तो आप बिलीव करें कि वो जग पूरा का पूरा खाली था, वो भर के रखा था उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है। इसके बाद उन्होंने ना उन सब को, वो ऊपर छत वाला जो मैंने आपको रूम बताया था, उसमें उन्होंने जो है ना उनको बंद किया, और उसके बाहर एक बड़ा सा ताला लगाया गया। वो ताला उसी घर का ही था, पुराना एक ताला था। उस ताले को उन्होंने लगाया उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है ना उन्होंने वो एक कपड़ा सा बांध दिया, और सबको सख्ती से मतलब कि तलकीन की कि भाई, उसके साइड में खिड़कियां भी थी लकड़ी की पुरानी, जैसे प्री पार्टीशन घरों में होती है ना कि लोहे की एक ग्रिल्स लगी भी होती हैं आगे से, और पीछे लकड़ी के जो है ना छोटे छोटे दरवाजे होते हैं खिड़कियों के, इस तरह से था वो। तो उन्होंने सब मतलब बता दिया कि भाई ना कोई इस कमरे के को टच से मुराद मतलब कि इसको छेड़खानी नहीं करनी आप लोगों ने, बस आप लोग आएँ जाएँ अपने छत पे जो करना करें, मतलब इतनी आज़ादी है कि अब आप घर में आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन इस कमरे को मतलब किसी ने छेड़ना नहीं है। तो इसके बाद से ना वो सारी चीज़ें, वो सब जो है ना वाक़यात होना वो बंद हो गए। अब मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये घर छोड़ा, यही मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 या 10, दो नहीं सॉरी 2001-2 की 2000 में वो लोग 2001 या 2 में मतलब ये घर आए थे, और 1 साल के बाद वो छोड़ दिया था। तो अब 2-3 में वो घर फिर से वो बंद हो गया ना, जैसे ही हम लोगों ने छोड़ा, नानी लोगों ने वो घर छोड़ा, तो वो घर दोबारा से बंद हो गया। तो उसके बाद से हम गुज़रते थे उस घर के आगे से, और सबको पता था कि भाई इस घर में जो है ना ये इस तरह जिन्नात थे, और वो जो है ना मतलब वो फिर कंट्रोल किए गए, नाना ने कंट्रोल किए, और फिर उनको ऊपर कमरे में बंद किया। हम गुज़रते गुज़रते ना वो उस घर पे नज़रें मतलब देखते हुए जाते थे कि यार इस घर में हम कभी रहे हैं, और ये हमारे साथ इधर पे वाक़यात हुए हैं। तो कोई ना 10 साल के बाद उस घर की जो असल जो ओनर था उस घर का, वो कहीं किसी और शहर में रहता था। वो आया और उसने कहा कि जी घर की सफाई वगैरह करवानी है, और ये वो ना, हम उन्हें जानते थे अच्छी तरह क्योंकि उनसे हमारे टर्म्स थे कुछ इस तरह के। तो हमें पता चला कि यार घर खुलने लगा है ना दोबारा से, और हम 2010 तक हम लोग काफ़ी बड़े हो चुके थे। मैंने कहा यार घर में जाना है और देखना है, हम लोगों ने इसमें इतना टाइम गुजारा है। मुझे आज तक याद है कि किस किस खिड़की पे हमने मार्कर से अपने नाम लिखे थे, और इस तरह की चीज़ें, जो जो निशानियाँ हमारे जहन में थी कि यार वो सब देखनी है हमने। अच्छा, अब वो घर खुला, वो सफाई वाले मजदूर थे जो भी थे, वो क्योंकि एक बंदे का काम नहीं था, एक पूरी 10-15 लोग अंदर गए, और मोहल्ले ने, ज़ाहिर है वो इतने टाइम के बाद वो खुला था घर, तो हम गए अंदर। मैं गया, मेरे साथ मेरा भाई था, वो गया। अब हम जा रहे हैं और देखते हुए जा रहे हैं कि यार ये सहन थे, इधर हम भागा करते थे, और इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह हम घर का ना मतलब कि जायज़ा ले रहे हैं पूरा। तो जो मेरे नाना का रूम था वो खुला, और अब आप सोचें कि वो घर कोई 10-12 साल, आई थिंक उससे भी ज़्यादा वो बंद रहा घर, और मिट्टी, धूल, झाड़ियाँ और दरख्त सूख चुका, मतलब इस तरह की मतलब चीज़ें थी ना, बहुत ही गंदी हालत थी। हम उसमें से जा रहे हैं और देखते हुए जा रहे हैं। तो वो जैसे ही सफाइयाँ करते करते जो है ना वो एक मज़दूर ने ना मेरे नाना का कमरा खोला। तो उस कमरे के अंदर ना दीवारों के अंदर एम्बोस्ड हुई हुई अलमारियाँ भी बनी हुई थी, उनके भी इसी लकड़ी के दरवाजे थे। तो मैं भी चला गया उसके पीछे, और बस मैं देख ही रहा था उधर, और मेरा भाई भी खड़ा हुआ था। उसने ना अलमारी का दरवाज़ा खोला, खोला तो उसने ना मुझे बुलाया, मज़दूर ने ना, मुझे कहता है कि यार ये देखो ये क्या है? तो आप बिलीव करें मनाज भाई, मेरे नाना की ना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स प्लास्टिक के उसमें पैक, कोई
प्लास्टिक के उसमें नहीं, बल्कि वो एक पैक नहीं होती, बस प्लास्टिक के उसमें कवर में एक जो है ना शॉपर छोटा सा जिसमें आप पिक्चर्स डाल दो, इस तरह का एक शॉपर था, उसमें पड़ी थी। ना उस पे कोई धूल, ना उस पे कोई मिट्टी, और अलमारी इस तरह नहीं थी कि वो लॉक हो, पुराने ज़माने की अलमारी थी, बस वो दरवाज़ा बंद कर दो तो कोई किसी किस्म का उस पे जो है ना मिट्टी का कोई आसार आसार नहीं थे। वो पिक्चर उसने मुझे दिखाई कि यार ये किसकी पिक्चर है। मैंने उसके हाथ से ली, मैंने कहा यार ये तो मेरे नाना की पिक्चर है। और वो दो दो या तीन इस तरह की पिक्चर्स थी मेरे नाना की, और वो ना सामने बिल्कुल सजा के सामने पड़ी हुई थी। खैर अब मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को कि ये क्या था, लेकिन मुझे उस पे कोई मिट्टी का आसार ना मिलना, हालांकि उसके साइड में अलमारी जो पूरी जो उसका जो शेल्फ्स थे वो मिट्टी से भरे हुए थे। वो मैंने पिक्चर्स उठाई और मैंने घर पे आके अम्मी को दिखाई, और वो जो है ना अम्मी ने वो मुझसे ली, और तब तक मेरे नाना की डेथ हो चुकी थी। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, 2010 में मेरे नाना की डेथ हुई थी, और ये बात जो है ना 2012-13 इस तरह की है कोई। तो मैंने नाना की पिक्चर्स वो अम्मी को दिखाई तो वो रोई भी उस वक्त, और उनको भी समझ नहीं आया कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे हुआ। खैर ये चीज़ यहाँ पे, खैर फिर वो घर सफाई वगैरह हो के वो बंद हो गया। अब आज से कोई 5 साल या आप समझ लें या कोई 4 साल पहले जो उसके मालिक थे, उन्होंने कहा कि यार वो आए और उन्होंने कहा कि ये घर जो है ना डिमोलिश हम करेंगे। अब तब तक हम लोग इस्लामाबाद मूव हो चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपने जिस शहर में हम पले बड़े हैं तो उसके अपने दोस्त या जो भी हैं हमारे, तो उनसे हमें रिपोर्ट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो इस तरह की ज़ाहिर है अपने दोस्तों से जब बंदा बातें करता तो उन्होंने बताया कि यार ये जो आप लोगों की नानी का घर था ना, ये ना डिमोलिश होने लगा। लेकिन ना डिमोलिश जब हो रहा था तो ना एक बहुत अजीब व गरीब वाक़ये हुए ना इस घर को डिमोलिश करते वक्त। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? कहता है कि यार पहले तो ना जो मज़दूर आए इस घर को डिमोलिश करने, तो वो ना उनसे इसकी ना मतलब कि दीवारें नहीं टूट रही थी। तो फिर इन्होंने मज़दूर ज़्यादा जमा करना शुरू किए। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि उनमें से ना 3 से 4 जो मज़दूर थे वो बीमार हो गए। वो जब बीमार हुए तो ना उनमें से ना एक ऐसा था जिसकी हालत बहुत सीरियस हो गई, और वो मज़दूर वो था जो छत वाले कमरे जो है ना वो तोड़ने गया था। और उस बेचारे की जो है ना तकरीबन 1 हफ़्ता बीमार रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो बहुत ही शॉकिंग, मैं तो समझ नहीं पाया इस चीज़ को। फिर इन लोगों ने जो है ना कोई आलिम बुलाए, कोई जो है ना लोग बुलाए दम दुरूद करने वाले। फिर उन्होंने पढ़ाइयाँ की, उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत ही मतलब कि हमें ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती की। खैर फिर उन्होंने पढ़ाइयाँ की, फिर उसी तरह का जो बंदा गया था उनसे हमने राब्ता किया कि भाई ये क्या जो है ना मामला हुआ है। तो उसने बताया कि भाई ये तो बहुत ख़तरनाक मखलूक़ें थी यहाँ पे। उनके उनके साथ हम लोगों ने जो है ना ये किया है कि भाई आप लोग इधर से जाएँ, टेम्परेरी जाएँ, कुछ अरसे के लिए सिर्फ हम इस घर को दोबारा बनाएँगे, और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको दोबारा यहाँ पे हम जगह देंगे। मतलब इस तरह के उनसे वादे वगैरह करके और इस तरह की चीज़ें करके उनको टेम्परेरी मूव किया, और फिर वो घर जो है ना मिनाज भाई वो उन्होंने डिमोलिश किया। और अभी तक खैर उस पे दोबारा उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं की। लेकिन ये है कि ये पूरी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज मुमताज़ बात कर रहा हूँ। एक कहानी है ये बलूचिस्तान से रिलेटेड, मेरे एक दोस्त है उसकी बहन की। ये 2008 की बात है।
उसकी बहन को जब स्कूल से मारखोर देखने का बहुत शौक था। काफ़ी दफ़ा उसने अपने घर वालों से इस बात की ख्वाहिश की, लेकिन वो छोटी थी क्योंकि स्कूलिंग चाइल्ड, तो वो उन्होंने उसको इग्नोर किया। उसने कहा तुम बड़ी हो जाओ तो फिर इंशाल्लाह हम दिखाएंगे तुम्हें मारखोर। आज वो 2008 की बात है, जब वो जवान हो गई और उसकी मंगनी हो गई उसके कज़न के साथ। तो क्योंकि उसका कज़न भी था, बचपन से जानता था, तो उसने मंगेतर के साथ ये प्रोग्राम बनाया कि मारखोर देखने चलते हैं। कोहे चिल्तन जो है वो बलूचिस्तान में कोयटा से कोई तकरीबन 12 या 13 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है, जिसमें बहुत मारखोर होते हैं, और तीतर और दूसरे जंगली खरगोश वगैरह का उनका भी शिकार होता है। तो इसने अपने मंगेतर के साथ और मंगेतर के एक बहन और एक भाई, जो वो भी इसके कज़न थे, मंगेतर भी इसका कज़न था, इन 4 लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम कोहे चिल्तन चलते हैं। तो उसका जो कज़न था, वो मंगेतर का छोटा भाई जो था, वो भी शिकार का शौकीन था। तीतर और दूसरे जो परिंदे होते हैं वो भी वहाँ पर बहुत शिकार होता है। तो ये लोग अपने गाड़ी करके वहाँ पर कोहे चिल्तन गए, और जब पहाड़ी सिलसिला शुरू होने लगा तो इन्होंने वहाँ से मकामी 2 टूर गाइड जो होते हैं वो भी अपने साथ लिए, क्योंकि पहाड़ पे पगडंडियों पे फिर रास्ता ये लोग भूल जाते हैं, तो फिर उन्होंने उसकी गाइडेंस के लिए ना टूर गाइड भी साथ लिए। तो 2 बंदे इनके साथ चले। तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो है ना पहाड़ी सिलसिला ये चलते रहे, और फिर जब वो इन्होंने देखे कि तीतर वगैरह का शिकार अब नज़र आने लगा, तो इसके कज़न ने, और मतलब जो मंगेतर का भाई था वो और उसकी बहन, वो दोनों एक तरफ हो गए शिकार के सिलसिले में, और ये अपने मंगेतर के साथ एक तरफ हो गई पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए, ताकि मारखोर देख सके। अच्छे जो दोनों टूर गाइड थे, वो इनको रास्ते में, अक्सर ऐसा होता है कि आप टूर गाइड लेना, तो वो जो गाइड होते हैं वो उस इलाके के रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई माजी की दास्तानें, वो अपने एक सफ़र को जारी रखने के लिए और इंटरेस्ट बनाने के लिए ना वो सुनाते रहते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। हम लोग जब शुरू में कागान, नारान और झील सैफुल मुलूक गए थे, तो वो बड़े बादशाह मुलूक का शहजादा था और वहाँ पर यहाँ थी, इस किस्म की वो दास्तानें सुनाते रहते हैं। तो बोला रास्ते में वो जो टूर गाइड थे वो हमको इस पहाड़ के सिलसिले की कहानियाँ सुना रहे थे कि ये पहाड़ जो है ना पूरा हॉन्टेड है, और यहाँ पर जो है वो एक 40 बच्चों की कहानी बहुत मशहूर है। कोई 40 बच्चे आए थे स्कूल के, क्या वो गायब हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, कोई इसी तरीके से, मतलब कोई जिन्नात थे या कोई ऐसा असर था जो आज तक गायब है, और वो बहुत पुरानी स्टोरी है। वो ऐसे मतलब सुनाता हुआ चला जा रहा था। तो जब इसके एक कज़न और इसकी एक जो दूसरी कज़न है, एक भाई और उसकी बहन, वो अलग जब शिकार के सिलसिले में हुए, तो एक गाइड उनके साथ हो गया, और ये दोनों जो है ना वो मारखोर देखने के चक्कर में मज़ीद इनको पहाड़ पे चढ़ना था, तो एक गाइड इनके साथ हो गया। तो जब ये दोनों अलग अलग हो गए, अच्छा ये इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर कोई मोबाइल वगैरह के सिग्नल नहीं आते, कि 2008 में मोबाइल वगैरह थे मार्केट में बहुत लोगों के पास, लेकिन वहाँ पर कुछ सिग्नल का इशू था। तो इन्होंने अपने जाते हुए वॉकी टॉकीज ली हुई थी हाथ में, ये लेके गए थे वहाँ से, उन्हें पता था। तो वो एक वॉकी टॉकी उसके पास थी, कज़न के पास एक, इनके पास, दोनों ने अलग अलग कर ली थी कि अगर रब्ता करना हो तो उससे कर लिया जाए। खैर ये पहाड़ पे चढ़ने लगे। जब मजीद 2 या 3 किलोमीटर पहाड़ पे बुलंदी पे चढ़े गए, तो बिल्कुल वहां पर तो ना आदम खौर, कोई मतलब कोई जानवर ही गुजर गया तो गुजर गया, वरना कोई बंदा ना बंदे की जात, मीलों दूर तक कोई नहीं, ना ट्रैफिक ना कुछ। तो इस लड़की की एक नजर पड़ी कि पहाड़ी के बिल्कुल दामन में ना एक छोटी सी जगह है, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा, जो मकामी पहाड़ी बच्चे नहीं होते, बिल्कुल उसके चीक बिल्कुल रेड हो रहे, और कंजी आंखें उसकी, बिल्कुल फेयर कलर, बहुत ही खूबसूरत, बताती है कि निहायत खूबसूरत हसीन बच्चा, और उसकी एज कोई
6-7 साल की होगी, 5 साल 6 साल की होगी, छोटा बच्चा बिल्कुल। और वो उकड़ू घुटने ऐसे सुकेड़ के, और वो पहाड़ के दामन में ना कोने में बैठा हुआ है। इसको बड़ी हैरानी हुई, इसने लाइक इस जगह पर बच्चा, और कोई मतलब फैमिली नहीं, कोई बंदा नहीं साथ, अकेला बच्चा, एक तो यहाँ आ नहीं सकता। बोले कि हम 5 या 6 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले पे ऊपर चढ़ चुके थे, हमारी सांसें नहीं बहाल हो रही थी, वहां पर एक बच्चा अकेला बिल्कुल। इसे बड़ी हैरानी हुई, ये लपक के उसकी तरफ जो है ना वो गई, बेटा तुम कौन हो, क्या, ऐसे करके आवाजें दी उसको। जैसे ही उसने उस बच्चे को आवाज दी ना, तो मिनहाज वो बताती है कि वो बच्चा जो है ना चारों हाथ पैरों से, जैसे जानवर या कोई छिपकली या कोई ये गो टाइप की चीज है, ऐसे चिपकती हुई ना पहाड़ों से वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। और ये उसको पकड़ने के लिए ना कि ये बच्चा है, गिर जाएगा, ये किस तरीके से पहाड़ पे चढ़ सकता है, उसकी जान बचाने के लिए ना उसके पीछे भागी। और वो बच्चा इस कदर स्पीड से चल रहा था कि मतलब क्या, कोई जानवर इधर से छलांग लगाता था, उधर उधर से पहाड़ पकड़ता था, और वो चारों हाथ पैरों से, मतलब कुत्ता बना हुआ ना बिल्कुल उसकी शेप का ना, और कुत्ते और बिल्ली की तरह जंपे मारता हुआ और पहाड़ पे चढ़ रहा है, इधर से उधर उधर से, ये उसके पीछे पीछे भाग रही है चीखती हुई। फिर इसके मंगेतर ने देखा कि ये बच्चा जो है ना, वो इसका आवाज दे के ना, इसको आवाज दे के ना चीख चीख के बुलाने लगा कि तुम रुक जाओ, तुम इसके पीछे मत जाओ। और ये उसकी मतलब केयर के चक्कर में ना कि ये बच्चा गिर जाएगा, ये अपने मंगेतर को बोल रही है जोर से बोल के ये कि ये बच्चा गिर जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी है, ये नहीं चढ़ पाएगा, इसके साथ कोई भी नहीं है। और वो उसके पीछे भाग रही है। बोला 2-3-4 मिनट तो ये किस्सा चलता रहा, मैं बच्चे के पीछे भाग रही हूं और मेरा मंगेतर मेरे पीछे भाग रहा है। आखिर में जब मैं उसके करीब पहुंचने लगी ना कि मतलब मैं इसको पकड़ लूं, लेकिन मैं इतनी तेज नहीं भाग पा रही थी और ना मैं इतनी तेज चल पा रही थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। और वो बच्चा ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस है इस पहाड़ पे चढ़ने का, वो तो किसी जानवर की तरह जो है ना दौड़े चला जा रहा था। और वो 2-3 मिनट में मेरा और उसके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो बिल्कुल ऊपर चला गया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। तो जब मैंने उसको आवाज दी फाइनली कि बेटा तुम आ जाओ नीचे, तुम गिर जाओगे, मर जाओगे, तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, तो उसने बोला, पलट के इसकी तरफ देखा। जब वो पलट के उस बच्चे ने देखा है ना, तो जिस वक्त पहले उसकी आंखें बिल्कुल खूबसूरत कंजी आंखें थी ना, वो रेड अंगारे की तरह बिल्कुल चमक रही थी। और इसने मुड़ के बच्चे ने इसकी तरफ देखा है, और 1 सेकंड में जो ना बच्चा वो गायब हो गया, जैसे हवा में तहलील हो गया हो, या पहाड़ में कहीं गिर गया हो, या ऊपर उड़ गया हो, इसकी नजरों से ओझल हो गया। जबकि ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वो वहां पर जाके छुप सकता था, वो बिल्कुल विजिबल था जगह, और ये उसको देख रही थी। जब वो बच्चा गायब हो गया ना, तो फिर इसने अपने कदम रोके। इसने कहा कि ये अब कोई नहीं। फिर जब ये मंगेतर के पास आई, तो मंगेतर ने इसको समझाया, और फिर वो गाइड जब आया ना, गाइड ने कहा, बीबी आपको नहीं जाना चाहिए था ऊपर, ये बच्चा जो है इंसानी मखलूक नहीं है। तो बोलने लगी, क्या ये उन्हीं 40 बच्चों में से कोई एक बच्चा तो नहीं है? तो वो गाइड मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि इसी तरीके की वाकयात जब भी हम इधर कोहे चिल्तन पर आते हैं, कोई ना कोई एक बच्चा या 2 बच्चे हमको नजर आते हैं, और ये उन्हीं 40 बच्चों की कहानी में से ये बच्चा है, और ये इंसानी मखलूक नहीं है। खैर वो मारखोर तो उनको मिला नहीं, वो अपने वापसी का उन्होंने रास्ता लिया, और वो आस्ता आस्ता उसके जहन पे ये ऐसा वो नक्श हुआ कि वो फिर वो मारखोर चारखोर तो देखने ही भूल गई। ये वापस अपने आई, 3-4 किलोमीटर नीचे चल के आए। इन्होंने वॉकी टॉकी के पे अपने दूसरे कज़न को कांटेक्ट किया। इन्होंने कहा, भाई आप लोग आए, ऐसे ऐसे वाकया हुआ है और अब हम घर चलेंगे, मजीद यहाँ पर जो है ना टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकते। वहाँ पर इंतजार किया, इनके दूसरे कज़न भी आ गए, वहाँ मिले, और फिर ये पहाड़ उतरते हुए नीचे आ गए। तो इंशाल्लाह फिर आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। मिन्हाज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मेरा
मेरा जो गाँव है वो मध्य प्रदेश में ही है, एक बहुत छोटा-सा गाँव है और मेरी सारी फैमिली में जो रहे हैं जनरेशन्स वो बहुत सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो मेरे दादा के पापा ने वो गाँव खरीदा था। सबसे पहले उस गाँव में कुछ संत ऋषि-मुनि जो पूजा-पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, वो रहा करते थे। उनके जनरेशन्स आज भी उस गाँव में रहते हैं। तो मेरे दादाजी के पापा ने वो गाँव उनसे खरीदा था और वहाँ से वो किसी और गाँव से वो इस गाँव में शिफ्ट हो गए थे। तो जब वो गाँव खरीदा उनसे और जो वहाँ पे ऋषि-मुनि संत थे जिनके जनरेशन्स अभी भी रहते हैं, तो पहले तो वो पूजा-पाठ में उनके जो एंसेस्टर्स थे वो पूजा-पाठ, ध्यान इस सब में बहुत ही एक्टिव थे, पर धीरे-धीरे वो सब कम होता गया और उनकी जनरेशन्स ने वो गाँव सेल कर दिया। तो जब मेरी फैमिली वहाँ रहने आई, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ध्यान, पूजा-पाठ ये सब हुआ करता था, लेकिन उनकी जनरेशन्स ने उसे परस्यू नहीं किया। तो आई डोंट नो बट मेबी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी उस गाँव पर आ गया क्योंकि वो शायद ये पसंद नहीं करते थे कि एक ऐसे फैमिलीज़ या ऐसे लोग आकर रहने लग जाएँ जिनका इस सब से कोई मतलब नहीं है। वो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि वही पूजा-पाठ, ध्यान, मेडिटेशन वही सब कुछ कंटिन्यू वहाँ पे हो। तो जब मेरी फैमिली वहाँ ही रहने लगी, हमारे यहाँ मेनली एग्रीकल्चर ही बिज़नेस है, खेती होती है और हमारे उस एरिया में लगभग 750 एकर्स लैंड है, तो वो पूरी फैमिली का लैंड है। तो मेरे जो दादाजी थे उनके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है जिसमें से एक मेरे पापा हैं ऑब्वियसली और मेरे दादाजी के भी एक छोटे भाई हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं। इन सब का 750 एकर्स प्रॉपर्टी वहाँ पर है। तो मेरे दादाजी ने मेरे दादाजी मैच्योर हुए तो उन्होंने अपने एक कज़न को भी उस गाँव में बुलाया। उनके कज़न फाइनेंशियली थोड़े वीक थे तो उन्होंने उन्हें बुलाया और अपने प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी उनको दी, अबाउट 100 एकर्स। मेरी दादी को ये बात बहुत बुरी भी लगी लेकिन उनके मन में कुछ और ही प्लान था और आगे जाके मेरे दादाजी ने अपना बड़ा बेटा उन कज़न को दे दिया क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो इस तरह से मेरे पापा जो हैं वो अडॉप्टेड हैं। मैं मेरे दादाजी के सबसे बड़े बेटे की बेटी हूँ, हम 4 बहन हैं। तो जब मेरे दादाजी के कज़न वहाँ रहने के लिए आए तो मेरी दादी को ये बात बहुत बुरी लगी कि वो क्यों उन्हें इतनी सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और इसलिए मेरी दादी ने एक ऐसा पीस ऑफ लैंड उनको दे दिया जिस पे पहले शमशान भूमि हुआ करती थी। आपको पता होगा कि जो जैसे कि जभी भी किसी की डेथ होती है तो हमारे रिलीजन में उनका दाह संस्कार होता है। जिस जगह पे वो होता है उसे शमशान घाट या शमशान भूमि कहते हैं। तो वो मेरी दादी ने अननोइंगली, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मेरे दादाजी मेरे पापा को उन्हें दे देंगे और उनका ही बड़ा बेटा उधर जाके रहने लग जाएगा। मेरी दादी ने प्लानिंग करके वो जगह दादाजी के कज़न को दे दी और वहाँ पर उन्होंने घर भी बनवाया। मेरे दादाजी ने घर बनवाया और उनको दे दिया। तो ऑब्वियसली वो घर एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जो कि पहले ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग मरने के बाद जाया करते थे दाह संस्कार के लिए। फिर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि शुरुआत में वो घर हॉन्टेड नहीं था। आई डोंट नो कि वो था या नहीं था। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पूछ कर स्टोरी को कनेक्ट किया है। तो मैंने अपने बड़ों से जो सुना है या अपनी एल्डर सिस्टर से जो सुना है, क्योंकि मैं अपने बहनों में सबसे यंगेस्ट हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा घर हॉन्टेड कुछ मल्टीपल रीज़न्स की वजह से हो सकता है, जिसमें से एक रीज़न ये है कि बहुत पहले मेरी फैमिली मेंबर्स ने एक कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से एक लेडी ने हमारे परिवार को कर्स किया था। वो इस तरह से इंसिडेंस था कि एक पंडित थे जो हमारे यहाँ मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और हमारे मंदिर से भगवान के जो आइडल थे उन्होंने कुछ गोल्ड ज्वेलरी पहन रखी थी जो कि गायब हो गई थी। तो ऑब्वियसली वो चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर आ गया क्योंकि उनके पास ही मंदिर का पूरा एक्सेस होता था। तो
मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, मोस्ट प्रोबेबली मेरे दादाजी या कज़िन उनके या जो भी लोग थे, उन्होंने उनको काफ़ी मारा और उनको 2-3 दिन तक बाँध कर रखा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मुझे पता है, मुझे ये मतलब ब्लंटली नहीं बताना चाहिए, बट यही है, यही सच है। इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी वाइफ़ ने फिर मेरी दादी के पास आकर मेरी फैमिली को कर्ज़ किया कि जिस तरह से मैं रो रही हूँ, जिस तरह से मैं परेशान हूँ, जिस तरह से मेरे हस्बैंड आज नहीं हैं, उस तरह से आपके घर की हर एक बेटी, हर एक लेडी परेशान रहेगी। तो एक ये रीज़न था जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा फैमिली में जो होती आ रही हैं चीज़ें, वो हो रही हैं। सेकंड, मेरे फादर जो हैं, अभी भी वो हैं, उनकी क्योंकि एक वेल ऑफ फैमिली से थे, फिर उनके एक फादर थे जो उनके लीगल फादर हैं, एक बायोलॉजिकल फादर हैं। उनको बहुत पैसे, बहुत लाड, बहुत प्यार मिलता था शुरू से। तो वो कुछ ऐसी आदतों में आ गए जो सही नहीं है। हर एक रिलीजन के कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो जितने भी डोंट्स थे, वो मेरे फादर की आदतें थीं। तो उस घर में रहकर वो डोंट्स को प्रैक्टिस करते थे। ड्रिंक करना एंड ऑल, जो भी वो करते थे, तो वो बहुत ऐसी हरकतें थी जो उनको शायद नहीं करना चाहिए थी, पर उन्होंने उस घर में रहकर वो की। अब मेन चीज़ जो शुरू हुई वो ये हुई कि हमारे गाँव में एक दिन एक लेडी अपने घर से भाग गई, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको बहुत मारा करते थे और वो लेडी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी। और उनके हस्बैंड मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और वो भी पापा की तरह ड्रिंकिंग हैबिट्स में थे, तो उनकी वाइफ़ बहुत परेशान थी। एक दिन वो अपने घर से भाग गई और ये उस समय की बात है जब ट्रैवल व्हीकल्स और ये सब बसेस, टैक्सीज़, ये सब बहुत कम होते थे और गाँव में तो ये चीज़ें बहुत ही ना के बराबर होती थी। तो वो भाग गई और एक खेत में जाकर के छिप गई और वो वेट करने लगी कि कोई बस आएगी तो वो उससे अपने घर चली जाएँगी, अपने मायके चली जाएँगी। पर शाम हो गई और बस नहीं आई, तो वो बहुत डर गई और उन्होंने सोचा कि अब अगर मैं घर जाऊँगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। और उसी खेत में उसी फार्म में एक कुआँ था जिसमें वो कूद गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जब ये हुआ, ये पहली शुरुआत थी कि हमारे गाँव में कुछ ऐसे इवेंट शुरू हो गए जो कि स्ट्रेंज थे। ये हुआ तो लोगों को नेचुरली ये लगा कि इन्होंने सुसाइड कर लिया डर के कारण या किसी भी वजह से। ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता थी क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उनको नहीं बताया गया कि ऐसे कुछ हुआ है। तो अगले ही दिन मेरी मम्मी से मिलने के लिए वही फ्रेंड आई, जो कि अब नहीं है, जिनकी डेथ हो गई है, और उन्होंने मम्मी को बुलाया कि आप आओ बाहर, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी मम्मी ने अंदर से ही ये बात सुनी और वो बाहर गई। पर बाहर वो दिखाई नहीं दी, तो उनको लगा कि शायद वो वेट करते-करते चली गई या उनको कोई काम आ गया, वो चली गई, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भी बहुत डरती थी। तो ऐसा 1-2 दिन हुआ, उन्होंने मेरी दीदी क्योंकि थोड़ी बड़ी थी तो उनको वो सारी बातें बताया करती थी कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं। तो उनकी फ्रेंड जो आ रही थी पर बिना ही मिले चली जा रही थी, तो ये बात भी मेरी दीदी से शेयर करती थी। उसके बाद एक दिन मेरी मम्मी अचानक से एक रूम में लॉक हो गई। हम सब बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं सिर्फ 2 साल की थी, मैं भी एक प्राइमरी स्कूल में जाया करती थी और मैं 12 बजे वापस आया करती थी। तो जब मैं वापस आई तो किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं वहाँ खड़े होकर रोती रही और 1-2 घंटे बीत गए, तब मेरी बड़ी दी आई स्कूल से वापस। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने भी दरवाज़ा नॉक किया पर किसी ने नहीं ओपन किया। फिर जब बहुत देर तक ऐसे ही हुआ तो वो गई, दादी को बुलाकर लाई, चाचा जी आए, दादी आई, मेरे पापा आए, उन्होंने दरवाज़े को किसी तरह तोड़ा। आपको पता होगा कि पहले ज़माने में गाँव में ऐसे एक लोहे की चेन हुआ करती थी जिसको उसमें फँसा दिया करते थे, वो ही लॉक हुआ करता था। उसको तोड़ा
और जब हम अंदर गए तो मेरी मम्मी वहाँ पे तब तक जा चुकी थी। उन्होंने वो एक दवाई होती है जिसको अक्सर गेहूँ में और ग्रेन्स में रखते हैं ताकि कीड़े ना हों, वो खा ली थी। और मुझे अब उनकी कोई भी मेमोरीज़ मुझे याद नहीं है, बट एक ही मेमोरी है जो मुझे अब भी अक्सर मेरे सपने में भी आती है कि मैंने उनके पैर काँपते हुए देखे थे। वो एक लास्ट, और वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। मेरी मम्मी चली गई और उस वक़्त सिर्फ मैं 2 साल की थी। हम 4 सिस्टर्स हैं। उन्होंने सुसाइड किया। बहुत कुछ हुआ, पुलिस आई, बहुत कुछ हुआ, पैसे देकर सब कुछ मामला सेटल हो गया। उस पूरे 1 मंथ में 5 सुसाइड हुए पूरे गाँव में। ये वो सुसाइड नहीं है जो मेरे घर में हुए, ये वो सुसाइड है जो गाँव में हुए। और सब स्ट्रेंज, किसी को नहीं समझ आया कि ऐसे क्यों हुआ। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पर मेरी मदर, मेरी दीदी बताती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एजुकेटेड थी। उन्होंने उस ज़माने में इंडिया का टफेस्ट मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर किया था, पर उनकी शादी हो गई तो वो आगे परस्यू नहीं कर पाई स्टडीज़। मेरे नाना जी वीडियो थे, तो वो एक अच्छी फैमिली में बड़ी हुई थी। इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो पता नहीं। अब लोग अपने-अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बातें करते हैं, इसलिए किया होगा, उसलिए किया होगा। पापा की ड्रिंकिंग हैबिट है, या आप चारों लड़कियाँ हो, बेटा होना चाहिए था, बहुत सी बातें करते हैं। आई डोंट नो, मेबी कोई बात सही हो, आई डोंट नो। ये होने के बाद मैं पापा की मासी के घर चली गई और मेरी 2 दीदी चाचा के घर रहने लगी और 1 दीदी बुआ दादी के घर चली गई। इस पूरे टाइम में मेरी 3 बुआ दादी हैं, उन तीनों के हस्बैंड्स की डेथ हो गई। एक बुआ दादी के हस्बैंड को किसी ने गला काट दिया। उन्हीं के घर में सुबह जब वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे और उनकी वाइफ़ सिर्फ़ 2 मिनट के लिए किचन में गई थी उनके लिए पानी लेने, और जब वो वापस आई तो उनका गला कटा हुआ था। मतलब 2 मिनट में कोई कैसे वहाँ आकर काट कर उनको मर्डर करके गया, तो ये आज तक समझ नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला। चलिए, उस समय में कैमराज़ नहीं होते थे, इतनी फ़ास्ट लाइफ़ नहीं होती थी, तो नहीं पता चला होगा। सेकंड बुआ दादी के हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ। थर्ड बुआ दादी के हस्बैंड को एक्सीडेंट हुआ और वो तीनों की भी डेथ हो गई। फिर मेरे दादाजी ने भी सुसाइड किया था। मेरे दादाजी की डेथ मेरी मदर से पहले हुई थी, पर उन्होंने भी सुसाइड किया। जबकि इतनी अच्छी फैमिली, इतना सब कुछ होने के बाद, और उनको तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके जो फ़ोटोग्राफ्स हम देखते हैं, जो उनकी लाइफ़ की हिस्ट्री हम सुनते हैं, उससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही अलाइव थे, बहुत जॉली थे। पर अब क्या हुआ, किस लिए उन्होंने किया, नहीं पता। तो ये सेकंड सुसाइड था जो मेरी मदर ने किया मेरी फैमिली में। फिर हम सब तो चले गए, मेरे पापा उस घर में अकेले रह गए, तो वो घर में रुकते ही नहीं थे। वो रात भर बाइक लेकर घूमा करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि रात भर ऊपर के फ्लोर पर इतने सारे लोगों की आवाज़ें आती हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। फिर ऐसा लगता था कि किचन में खाना बन रहा है। इस तरह की आवाज़ें आती रहती थी, और पापा अगर घर पे जाकर सोने की भी कोशिश करते थे तो कोई उनके बाजू में आकर लेटता था, फिर उठता था, फिर लेटता था। इस सब से वो इतना परेशान होने लगे कि वो घर में रुकते ही नहीं थे। और वो चाचा के घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी हैबिट्स ऐसी थी जो हमारे घर में अलाउड नहीं है। एक टिपिकल कंज़र्वेटिव फैमिली है हमारी, तो उसमें ये सब अलाउड नहीं था, तो वो घर नहीं जा सकते थे चाचा के। फिर दादी ने सोचा कि शायद ये और भी बिगड़ते जा रहे हैं, तो इनकी सेकंड मैरिज करा देनी चाहिए। उनकी सेकंड मैरिज करा दी गई। वो जो मेरी स्टेप मॉम आई, वो भी बहुत एजुकेटेड थी। उन्होंने मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, और वो जॉब भी कर चुकी थी। उनकी शादी हुई, हम सब भी उस शादी में गए थे, और वो बहुत प्यारी थी। हम उनके साथ रहे तो नहीं ज़्यादा, क्योंकि उस घर में एक्टिविटीज़ होने की वजह से
तो मेरी दादी ने हम सबको मना कर दिया कि आप सब जहाँ रह रहे हैं आप वहीं रहो। और पापा की अभी भी शादी हुई थी और वो घर भी ऐसा था, तो दादी ने ठीक नहीं समझा भेजना। तो अभी उनकी मेरे पापा की सेकंड मैरिज में कुछ महीने ही हुए थे कि एक दिन अ, मुझे खबर मिली, तब मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी। खबर मिली कि वो जो सेकंड मदर थी वो अ, जल चल गई हैं, वो एडमिट है किसी हॉस्पिटल में। और मैं भी उनको देखने के लिए गई, मैं पापा के रिलेटिव्स के घर पे रहती थी, उनके साथ में गई। हालाँकि उनको मुझे नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि मैं आज भी वो भूल नहीं पाती हूँ और मेरे अंदर बहुत उस चीज़ का डर हो गया है। ठीक है, तो वो जब मैंने उनको देखा, आप शायद आपको बिलीव ही ना हो कि वो पूरी जली हुई थी, उनकी बॉडी का 100% पार्ट जला हुआ था, लेकिन उनके बाल वैसे के वैसे ही थे। उनके बाल बहुत लंबे थे, उनके बाल नीज़ तक आते थे और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान 100% बर्न हो जाए और बाल सबसे पहले जलते हैं। तो जब मैंने उनको देखा था, मैंने उनको खुद ही देखा था, तो मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो पूरी तरह बर्न है, तो ऑब्वियसली आप घबरा ही जाओगे। तो वो पूरी बर्न थी और जिस दिन वो बर्न हुई थी, उस दिन मेरी बुआ को, मतलब जो मेरे पापा की बहन है, उनको एक सपना आया था जब वो बर्न हुई थी। मेरे पापा की बहन दूसरे घर में रहती थी, तो उनको सपना आया था कि लो मैंने तुम्हारा घर जला दिया। और ये सपने में मेरी मम्मी ने उनसे बोला था, मेरी मम्मी जो नहीं थी, कि मैंने तुम्हारा घर जला दिया। और वो घबरा कर उठ गई थी और उन्होंने मेरी दादी को उठाया और बोला कि आप वहाँ पे कॉल करो। तब टेलीफ़ोन्स हुआ करते थे, पूछो क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? और इतना वो सोच ही रहे थे कि वहाँ से ही उनको कॉल आ गया कि जल्दी आप घर आओ। और फिर कुछ ही दिन वो सर्वाइव कर सकी, 3-4 दिन, और उनकी भी डेथ हो गई। अब ये किसी को नहीं पता कि वो किस तरह से जली। कोई कहता है कि उनके ऊपर अ, लालटेन गिर गई, कोई कहता है उन्होंने खुद को ही जला लिया, कोई कहता है कि आपकी मम्मी ने उनको जला दिया है, कोई कुछ कहता है। बट मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आँखों से खुद ही देखा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाल कैसे बच सकते हैं? तो ये भी एक स्ट्रेंज डेथ थी और जो कि बहुत बड़ा लॉस था। तो तीसरी डेथ हमारे घर में हो गई थी। ये होने के बाद ना मेरी दादी ने एक चीज़ डिसाइड की कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो काफ़ी पंडित और तांत्रिक आना शुरू हुए। कई लोग बताते हैं कि बहुत से पंडित आए और गए, कई लोग डर के गए, कोई घबरा कर गए, कोई बोल कर गए कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे और मेरी बहन को एक किस्सा याद है, जब हम लोग समर वेकेशंस में आया करते थे घर पे, तो हमने देखा था कि 2 तांत्रिक या पंडित जो भी थे वो घर पर आए थे। और जैसे ही वो हमारे गेट में एंटर हुए, क्योंकि हमें बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो हम अपने गार्डन में खड़े होकर कोशिश कर रहे थे हमें पापा ना देख सकें और हम उनको देखने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो जैसे ही गेट में एंटर हुए ना, तो ऐसा लगा कि उनको कितनी ज़ोर से किसी ने धक्का मारा है और वो गली के उस तरफ एक बाउंड्री थी, उसमें जाकर गिर गए। उस बाउंड्री में बहुत सारे कांटे थे, झाड़ियाँ थी, और वो उस बाउंड्री से निकलकर उन्होंने मेरे पापा से बाय भी नहीं बोला और वो भाग गए। ये सीन मैंने खुद देखा था। ये कैसे हुआ था? किसने उनको धक्का दिया था? कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ़ गेट से एंटर ही कर रहे थे, तब उनके साथ ये हुआ। तो बहुत सारे तांत्रिक वग़ैरह आए पर वो कुछ कर नहीं सके और लास्ट में एक तांत्रिक आए, उनका नाम था सेंगर साहब। वो जब हमारे घर में आए तो उन्होंने ये बताया कि आपके गाँव में जितनी भी अ, अनटाइमली डेथ्स होती हैं, वो सारे यहीं पे आ जा रहे हैं। और ये आपका घर जो है वो एक तरह का हेडक्वार्टर बन गया है कि जहाँ पे सारी स्पिरिट्स आत्माएँ आती जा रही हैं। तो उन्होंने हमारे घर को बाँधा, बहुत सारा रिचुअल वहाँ पे हुआ, 1-2 दिन तक कुछ पूजा चली। उस समय ऑब्वियसली मैं तो अपनी पढ़ाई की वजह से रिलेटिव्स के घर पे थी, तो बहुत सारी पूजा चली जो मेरी दीदी लोगों ने बताया, क्योंकि वो चाचा के यहाँ रहते थे, उनको सारा नॉलेज होता था क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने घर को बाँधा। मेरे घर में जगह-जगह पर दरवाज़ों पर ब्लैक कलर के तावीज़ बंधे हुए थे, जिनको टच करना मना था।
और वो उन्होंने बाँधा था और उनका कहना था अब ना तो कोई आत्मा इस घर के अंदर आ सकती है और ना जो इसके अंदर आत्मा है वो बाहर जा सकती है। उन्होंने ये बोला कि ये आत्माएँ इसी घर में रहेंगी। ये जाने वाली अभी नहीं है बट ये अब हार्म उतना जितना हार्म कर सकती थी उतना नहीं करेंगी। इनकी मौजूदगी आपको पता चलेगी, आवाज़ें आएँगी, चीज़ें होंगी लेकिन अब इतना हार्म नहीं कर सकेंगे। ये उन्होंने बताया था और वो उसको बाँध कर चले गए थे। एक बार मुझे याद है कि जब मैं और मेरे कज़िन्स वहाँ खेलने गए थे, तो मेरी एक कज़िन ने वो तावीज़ को पकड़ के हिलाया-विलाया और कहने लगी कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। और जब वो पकड़ रही थी उसे तब ये बोला सिर्फ़ कि ये कुछ नहीं होता, बकवास है और फिर वो उसी पल वो बेहोश हो गई और वो कम से कम 1 दिन तक बेहोश ही रहीं। उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका दवाइयाँ सब करवाया और उनको 1 दिन बाद होश आया और वो कम से कम 1 हफ़्ते तक बुखार में थी। और उनका ये कहना था जिस 1 दिन वो बेहोश हुई थी, उनका ये कहना था कि मैं उस घर के एक रूम में कैद थी। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक रूम था, जिसमें मेरी मम्मी ने भी सुसाइड किया था और जिसमें सेकंड मदर जो थी, वो भी उसी रूम में जली थी। तो वो रूम जो था, उस उनका कहना था कि मैं उस रूम में फँसी हुई थी वो एक दिन। तो ये हुआ, इसके बाद हम सब अपनी-अपनी जगह पर थे। मैं जब लगभग 11 साल की थी, तब मुझे एक खबर मिली कि मेरे पापा ने तीसरी बार शादी की है और इस बार उन्होंने मेरी अपनी मासी यानी कि मेरी मम्मी की रियल सिस्टर थी, उनसे शादी की। तो मैं तो बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी तो मासी हैं वो, तो मुझे लगा कि शायद अब फाइनली सब सही हो जाएगा क्योंकि दूसरों के घर में आप दूसरों के घर की तरह ही रह रहे होते हैं। तो जब उनसे शादी हुई, वो मेरे पापा ने लव मैरिज की थी। मेरी दादी उसके सख्त खिलाफ थी पर उन्होंने की तो कर लिए और फिर हम सबको भी उन्होंने बुला लिया। मेरी दादी ने इसके लिए भी मना किया पर उन्होंने हम सबको घर पे बुला लिया। जब हम घर पे आ गए तो मैं तो क्योंकि बहुत छोटी थी, 11 साल की थी, तो मुझे तो नहीं समझ में आता था कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पर हमको एक कुछ हिदायतें दी गई थी, जैसे उस रूम में नहीं रुकना है, वहाँ नहीं जाना है, वो रूम अक्सर लॉक ही होता था। रोज़ पूजा करना है, ये वाला जाप करना है, वो वाली पूजा करना है, अकेले नहीं बैठना है, ये सारी हमको बताई गई थी चीज़ें, हम उसको फ़ॉलो करते थे। बच्चे अक्सर जो बताया जाता है फ़ॉलो करते हैं। मेरी दीदी लोग बताया करती थी कि उन्होंने कुछ फ़ील किया, यहाँ कुछ देखा, वहाँ कुछ देखा, पर मुझे उस समय तक कुछ भी नहीं दिखा था कभी। फिर धीरे-धीरे मेरी जो मासी थी और मेरे पापा थे, उन मतलब पापा हैं, उनका मिसबिहेव हम लोगों के साथ शुरू हो गया। मिसबिहेव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमको मतलब बताना नहीं चाहिए पर हमको रातों में उठा के पिटाई की जाती थी। क्यों पता नहीं, मुझे नहीं पता। हमको और टॉर्चर किया जा रहा था तो मेरी 2 दीदी जो थी वो घर छोड़कर चली गईं। उनकी पढ़ाई भी रोक दी गई थी, वो घर छोड़कर चली गईं कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है और मैं जॉब करूँगी। मेरे घर से जब वो चली गईं तो फिर हम लोगों का और भी ज़्यादा टॉर्चर स्टार्ट हो गया। इसलिए हम जब 2 बहनें बचे तो उसमें से 1 बहन चाचा के घर रहने चली गई, फिर सिर्फ़ मैं बची। तो सिर्फ़ जब मैं बची तो उससे उस पूरे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं अकेले सोया करती थी और मेरे पापा तो ऑब्वियसली पापा और मासी नीचे सोते थे। वो अपने बेडरूम में सोते थे। तो जब उस ड्यूरेशन में और मैं थोड़ी और बड़ी हो गई, 13-14 साल की हो गई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि रात में वहाँ पे रात भर किचन में कोई खाना बनाता है। मतलब सीटी लगने की आवाज़ आती है कुकर में, कढ़ाई में कड़छी चलाने की आवाज़ आती है, सिंक में बर्तन धोने की आवाज़ आती है। ये रात भर होता था वहाँ पे। और जो वो वाला रूम था जिसमें वो 2 डेथ्स हुई थी, उसमें ऐसा लगता था कि जैसे बहुत सारे लोग आपस में बहुत तेज़-तेज़ बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं सकते हो कि क्या बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वहम हो रहा है या 1 सेकंड के लिए हो रहा है, फिर अगले सेकंड नहीं हो रहा है। ये इतना एविडेंटली होता था कि कोई गेस्ट भी आते थे तो वो ये पूछते थे कि ये सब क्या हो रहा है? तो ये नॉर्मल था वहाँ पे, ये कोई ऐसा नहीं था जो कोई एक एक्सपीरियंस करेगा। फिर कई बार मैं देखती थी कि मेरी मासी आई हैं और किचन में जा रही हैं, पर किचन का दरवाज़ा खोले बिना ही वो अंदर चली जाती थी। तब मुझे रियलाइज़ होता था कि वो मासी हैं ही नहीं। तो ऐसे मैंने कई बार कई लोगों को ऐसे देखा है जैसे कि मेरे पापा जा रहे हैं, पर पापा बिना दरवाज़ा खोले ही अंदर चले जा रहे हैं।
तब मुझे रियलाइज़ होता था कि वो एक्चुअली पापा दिख रहे हैं, वो है नहीं। तो उस पूरा ड्यूरेशन में मैंने बहुत कुछ फ़ेस किया। पर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेंज बात बताऊँगी जो शायद सुनने वालों को रियल ना लगे, पर मेरे पापा और मेरी जो मासी थी, वो मुझे अकेला पाके तो और भी ज़्यादा टॉर्चर करते थे। लेकिन वो जो एनर्जीज़ वहाँ पे रहती थी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सेव किया। कई बार ऐसा होता था कि जब मुझे ठंड के दिनों में सोने के लिए बेडिंग नहीं दिया जाता था, मुझे ब्लैंकेट नहीं दिया जाता था और मैं रोती होती थी रात में, तो मुझे कोई आकर उठाकर सुलाता था, थपकी देकर। कोई दिखाई नहीं देता था, पर ऐसा होता था। जब मुझे खाना नहीं दिया जाता था, तो मुझे कई बार कहीं पे कोने में, कॉर्नर्स में रखा हुआ चीज़ें मिलती थी, जैसे कोई मिठाई या कोई बिस्किट्स, मैं वो खा लेती थी। कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता। कई बार मेरी मासी जब मेरे साथ कुछ गलत करती थी, तो उनको इतना ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस होता था कि वो आकर मुझसे सॉरी बोलती थी। हालाँकि वो फिर से वही कुछ करती थी। तो वहाँ पे जो एनर्जीज़ थी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एक सेफ स्पेस दिया। मेरे मासी और पापा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, पर उन लोगों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए, एक के बाद एक, और मुझे पता होता था कि वो लोग को दोनों को स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, मुझे मालूम चल जाता था, पता नहीं कैसे, जबकि मैं 13-14 साल की थी। फिर फाइनली वो लोग एक पंडित से मिले और उस पंडित ने मुझे बुलाया, बोले कि तुम यहाँ आओ। तो मेरे पापा ने बोला कि क्या ज़रूरत है इसको बुलाने की? तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों इसको बहुत परेशान करते हो और ये बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई है, तो तुमको यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। अब तुम इसको परेशान करना छोड़ दो, वरना तुम लोगों का क्या हाल होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। और बच्चे तो भूल ही जाओ, आगे जो बेटे की चाहत है वो तो होगी ही नहीं। तो फिर मुझे उन लोगों ने थोड़ा कम परेशान करना शुरू किया और उनका एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। उनको मतलब उनको भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए उन बच्चों को, पर वो दोनों बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। उनका बेटा इस तरह से एबनॉर्मल है कि वो अपनी एज से बहुत छोटा है और उनकी बेटी जो है वो उसको बहुत सारे एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं और वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। तो ये उनके साथ हुआ। तो फ़ास्ट फॉरवर्ड जब ये सब हो गया, तो मेरी जब उनके बच्चे हो गए, तो मेरी मासी ने ये डिमांड रखी कि इनको घर से निकालो, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, यानी कि मेरे साथ। तो मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया और जब उन्होंने मुझे हॉस्टल में भेजा, उसके बाद मैं कभी वहाँ पे नहीं गई। उसके बाद वहाँ क्या कुछ हुआ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उन लोगों से बात भी नहीं करती हूँ। और अब वो जो घर है वो एक डैम प्लान में आ गया है, मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी, वो पूरा गाँव एक डैम प्लान में आ गया है, जिसमें कि वो पूरा गाँव डूब जाएगा, वो घर भी डूब जाएगा। और जब से उसका नोटिस आया है कि अगले कुछ महीनों में ये डूब जाएगा, अब उसको घर को खाली भी कर दिया गया है, तो तब से वो घर रोज़ मेरे सपने में आता है, एवरी डे विदाउट फेल। आई डोंट नो व्हाई, पर वो रोज़ मेरे सपने में घर आता है। ये मेरे घर की कहानी है, पर मेरे गाँव में भी बहुत सारा कुछ हुआ है। वो गाँव ही अपने आप में एक अजीब जगह है और मेरा घर उस गाँव का एक हेडक्वार्टर काइंड ऑफ था। कहते हैं ना कि अल्लाह कब आपसे कौन सा काम ले, आप खुद भी नहीं जानते। ये मेरा वाक़या भी मेरी ज़िंदगी का अजीब व गरीब वाक़या है। बात है 2014 25 जुलाई की, जब मैं कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह में 3rd ईयर में पढ़ता था। खुदा मुझे माफ़ करे, लेकिन सलात और सोम का इतना पाबंद नहीं था, मज़हब से दूर दूर रहता था, पर सोशल एक्टिविटीज़ जैसे स्पीच, डिबेट में मैं हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करता था। हमारी यूनिवर्सिटी से हर जुम्मे की नमाज के बाद तबलीग के लिए सैर रोज़ा के लिए कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप जाता था। वो पहले नवाब शाह के शहर में मौजूद मरकज़ जाते,
फिर वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन करके 5-5 का ग्रुप बनाया जाता और एक लड़के को अमीर मुकर्रर किया जाता। फिर उन लोगों को अलग अलग छोटे छोटे गांव की मसाजिदों में भेजा जाता तबलीग करने के लिए। 25 जुलाई 2014 गर्मियों की छुट्टी से वापस आए थे तो मेरे दोस्तों ने इसरार किया कि इस बार तुम भी हमारे साथ चलो। इतने सारे दोस्तों को मैं इनकार ना कर सका। मरकज से जो प्रोसेस था वो तमाम हमने मुकम्मल किया। हम दोस्तों को 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप बनाए गए। हमें अमीर साहब एक दरमियानी उम्र के उर्दू बोलने वाले शख्स मिले। हम मरकज से एक गाड़ी में ही निकले। 5 लोगों को गाड़ी ने तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उतारा और हम जमीनों के दरमियान से होते हुए एक गांव की तरफ बढ़ रहे थे। हरी हरी फसल, लंबे लंबे दरख्त, साथ में नदी से बहता हुआ पानी, बहुत पुरकशिश फिजा, देख के बड़ा मजा आ रहा था। हम तकरीबन 12-15 मिनट में एक उसी गांव की मस्जिद में पहुंच गए। असर के वक्त हम पहुंचे थे उधर, तो वहां कोई भी नहीं था। वजू करके मैंने आजान दी तो हमारे अलावा 10 से 12 और लोग भी आ गए। अजीब बात यह थी कि सब के सब सफेद लंबे कुर्ते पहने हुए थे, जिस तरीके से सऊदी अरब में लोग पहनते हैं, और सबके मुंह एहराम से बंधे हुए ढके हुए थे। और वो सब के सब लोग सीधे हाथ पे जाके खड़े हो गए और सब ने एक ही किस्म की खुशबू लगा रखी थी। नमाज हुई तो हमने सबको दर्स की दावत दी, लेकिन कोई ना बैठा और सब चले गए। सिर्फ एक शख्स, वो हमसे बात करने के लिए रुका। उसने हमसे ये कहा कि खाना हमारी तरफ से आएगा। उसके अलावा उसने और कोई बात ना की। हमें थोड़ा अजीब लगा। खैर, हम आपस में जो अस्कार वगैरह थे वो हमने किए। थोड़ी देर के बाद मगरिब का वक्त हुआ, अजान हुई तो इस बार लोग ज्यादा आए और बिजली ना होने की वजह से मस्जिद के लिए 3-4 लालटेनें और मोमबत्तियां भी साथ में लाए। लेकिन हमें फिर अजीब सा लगा कि सब लोग उसी तरीके से सफेद कुर्ते में, सबके चेहरे ढके हुए, और सब लोग मस्जिद की सीधे हाथ पे जाके खड़े हो रहे और सब में से एक ही किस्म की खुशबू आ रही। खैर, नमाज के बाद दर्स शुरू हुआ तो हमारे अमीर साहब ने 5 मिनट का बयान दिया और तमाम के तमाम लोगों ने दर्स सुना, लेकिन सब के सब लोग सर झुकाए बैठे थे। बयान मुकम्मल हुआ, दुआ हुई और फिर लोग वापस अपने घर की तरफ लौट दिए। कुछ देर बाद एक शख्स हमारे लिए इतना खाना ले आया जैसे कि हम किसी दावत में आए। साथ में अलग अलग किस्म का मीठा भी लाए। यकीन जानिए, जिंदगी में ऐसा बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अब इशा की नमाज का वक्त आया तो मैंने अजान दी। इस बार इतना रश हो गया मस्जिद में कि जगह ही नहीं बची। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोगों से मस्जिद भर चुकी थी। लेकिन फिर से अजीब बात यह थी कि सब के सब वही सफेद रंग के कुर्ते में और अपना मुंह छुपाए हुए। हमें अजीब तो लगा, पर हमने ये सोच के इग्नोर किया कि शायद इस गांव का ये ट्रेडिशन है कि सभी एक जैसा लिबास पहने हो, या फिर शायद जुम्मे की वजह से ऐसा हो रहा हो। नमाज के बाद दर्स हुई। अब मेरी बारी थी दीनी बयान देने की। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई दीनी बात करने का। मैं कांप भी रहा था, लेकिन एक बात मैंने भी नोट की कि सिवाय मेरे अपने चंद साथियों के बाकी कोई भी शख्स ऊपर की तरफ नहीं देख रहा था। ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। सब के सब नीचे सर झुकाए बैठे हुए मेरी बातें सुन रहे थे और सर भी हिला रहे थे जैसे उन्हें मेरी बातें समझ में आ रही हूँ। मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने सोचा कि जल्दी से अपना बयान मुकम्मल कर लेता हूँ। अब मेरा बयान मुकम्मल में हुआ। मैंने दुआ के लिए जैसे ही अमीर साहब को कहा तो जिस बंदे ने हमें खाना लाकर दिया था उसने कहा कि बेटा, आपके समझाने का तरीका अच्छा है, आप थोड़ा मजीद बयान करें तो बाकी आपकी मेहरबानी होगी। उस पर मैंने कहा कि चाचा जी, हम 3 दिन यहाँ हर नमाज के बाद बयान देते रहेंगे। मैं अमीर साहब से इजाज़त लेकर बाकी सारी नमाजों में भी बयान सुनाऊंगा आपको। उस पर बाकी तमाम लोगों ने भी इसरार किया कि आप थोड़ी सी देर और दर्स दीजिए। मुझे अजीब लगा कि सर सबके नीचे ही थे लेकिन आवाज़ सबकी एक ही वक्त आई। खैर, मैंने फिर से थोड़ा मजीद 5-6 मिनट का बयान दिया। अब
मैंने बयान मुकम्मल किया और अमीर साहब ने दुआ करवाई। सब ने दुआ की, फिर सब लोग भारी आवाज में जिक्र करने लगे। हम 5 लोगों को चाय की आदत थी, तो इसी दौरान हम चाय के बंदोबस्त करने लगे। तो उन्हीं में से एक शख्स उठा और वो हमारे पास आया और उसने कहा कि आप जिक्र करते रहिए, जिक्र के फौरन बाद आपके चाय का बंदोबस्त हो जाएगा। हम लोग बैठ गए। मैं अपने साथियों को अपने वसवसे और जो शक पैदा हुआ था वो बताने ही लगा कि यहाँ के मामलात कुछ अजीब तरह के हैं। इतने में चाय आ गई। यहाँ एक और अजीब बात ये हुई कि हम 2 दोस्त फीकी चाय पीते थे, तो हमारे लिए चाय फीकी आई। बाकी सब मीठी चाय पीने वाले थे, तो उनके लिए उसी तरह की चाय आई। हम में से किसी ने उनको नहीं बताया था कि हम किस तरह की चाय पीते हैं। चाय खत्म करके हम बैठे तो फिर तीसरा शख्स आया जो बहुत बड़ी उम्र का लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि बेटा, अगर आपको हजरत यूसुफ का वाकया मालूम है। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें वो सुनाएं। अब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था तबलीग का। मैं समझा शायद लोग ऐसे ही फरमाइश करते हैं और जमात वालों को इस तरह बातें माननी पड़ती हैं। तो मैंने उनको किस्सा सुनाना शुरू किया। तकरीबन 40 मिनट में मैंने वो किस्सा मुकम्मल किया और उस किस्से से क्या दर्स मिलता है वो भी समझाया। सब लोगों के रिएक्शन मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन थे। सब लोग इस तरह खिलखिला रहे थे जैसे मैं उनको जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दे बैठा हूं। हर किसी ने तारीफ की, दुआएं दी और सब लोगों ने खाने की दावत भी दी। सब लोग बढ़ चढ़ के दावत पेश कर रहे थे, लेकिन कोई भी सर ऊपर कर कर बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। थोड़ी देर में हम सबको नींद आने लगी। सोने की कोशिश करने पर कोई मस्जिद से बाहर नहीं जा रहा था। फिर उन लोगों ने खुद ही हमें कहा कि आप लोग मस्जिद की छत पर जाकर सो जाएं और सख्ती से कहा कि फजर की अजान से पहले नीचे मत आइएगा। हम लोग छत पे गए और सो गए। सुबह फजर की अजान पे आंख खुली तो मस्जिद उसी तरीके से भरी हुई थी। हम लोगों ने नमाज पढ़ी। फिर दर्स के लिए मुझे कहा गया। अब मैंने तैयारी नहीं की भी थी, तो 2-3 मिनट में बयान देकर चुप हो गया और अमीर साहब ने दुआ करवाई। सबके रिएक्शन से लगा कि उनको छोटा बयान सुन के मज़ा नहीं आया और नाराज़ हो गए। सारा दिन हम लोग घर घर जाकर तबलीग करने लगे। सबसे अजीब बात यहाँ ये लगी थी कि वो गांव, वो इलाका बहुत साफ सुथरा था। ना मट्टी, ना धूल, ना कीचड़, ना कोई पत्थर, और किसी भी घर से कोई आवाज ना आई, ना ही गलियों से कोई आवाज आए। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे हम किसी गांव में रहते हैं। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। और दूसरी बात, हर घर का दरवाजा सफेद रंग का था। सफेद के अलावा कोई दूसरा रंग पूरे गांव में नजर ही ना आए। ना हमने पूरे गांव में कोई जानवर देखा, ना कोई परिंदा देखा। अब जिस भी दरवाजे पे दस्तक देते, वहां से एक मर्द निकलता जो कि उसी तरह सफेद लंबे कुर्ते पहना होता। मुझे अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी थी कि मामला क्या है। इसी तरह दोपहर की अजान हुई। पूरे गांव से कोई भी ना आया। हमने नमाज पढ़ी तो पीछे से ढेर सारा खाना कोई रख कर चला गया। हमने खाना खाया और दोबारा सोने के लिए लेट गए। असर का वक्त भी आ गया। अजान हुई तो वही कल वाले 10-12 लोग आए उसी तरह। अब मगरिब की बारी आई। जैसे ही मगरिब की नमाज हुई तो एक साहब ने कहा कि हमारे इलाके में काफ़ी सालों से कोई तबलीग को नहीं आया। अगर आप हमारी औरतों को भी दर्स दें तो आपकी मेहरबानी होगी। उस पर अमीर साहब ने उनसे कहा कि दिन के वक्त पर्दे का इंतज़ाम करें, फिर हम दर्स का इंतज़ाम कर लेंगे। उस शख्स ने कहा कि दिन के वक्त हमारी औरतें कामों में मसरूफ़ होती हैं। उनको सिर्फ मगरिब से इशा का वक्त मिलता है। वो बड़ी मिन्नतें समाजे करने लगा। अमीर साहब ने इजाज़त दे दी और ख़ुद भी हमारे साथ चल पड़े। हम सब 5 लोग ही साथ में एक बड़े से घर में दाखिल हुए। पर्दे का इंतज़ाम इस तरह था कि एक तरफ से मर्द हजरात थे, बीच में लालटेनें जल रही थीं और उन्हीं लालटेनों के बराबर में एक सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था।
और कपड़े के दूसरी तरफ खवातीन बैठी हुई थी जहां पे कोई लालटेन ना रखी गई। अब मैंने बयान देना शुरू किया। 45 मिनट का बयान हुआ। खवातीन ने अपनी दीनी मसाइल हम सब से पूछे और हमें रिक्वेस्ट की कि आपके घर में अगर कोई खातून आलिमा हैं तो उन्हें हमारी तरफ भेजें ताकि हम दीन सीख सकें। दर्स खत्म होने के बाद हम लोग वापस आए। इशा की नमाज हुई, फिर उसी तरह दर्स हुआ। हमें खाना खिलाया गया, चाय पिलाई गई। आज फिर काफी सारे बच्चे आए हुए थे और मुझे आकर कहने लगे कि आज भी हमें नबी पाक का कोई एक खूबसूरत वाकया सुनाए। मैंने उन्हें हजरत मूसा और हजरत खिजर का वाकया बताया। फिर से सब ने तारीफ करने का रिएक्शन दिखाया। सब मेहमान नवाजी का मौका देने की बात करने लगे। फिर दुआ हुई और हम सोने की तैयारी में लग गए। तब मैंने अमीर साहब से कहा कि अजीब बात है कि हर कोई सफेद रंग के कपड़ों में चेहरे को छुपाए हुए रहता है और सब मस्जिद की सीधे हाथ पे खड़े होते हैं। अमीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में चलती रही और मैं काफी देर तक जागता रहा। तब मैंने देखा कि अमीर साहब नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे तैसे मुझे नींद आई। इतवार की सुबह फजर पे उठा, बयान हुआ। अब की बार मैंने बयान लंबा किया तो सब खुश हुए। बयान हुआ और हमने उनको कहा कि आप लोग लाजमी 11 बजे तक मस्जिद आ जाएं तो आखिरी बयान देकर हम वापस चले जाएंगे। 11 बजे वाले बयान में हमारी उम्मीद से ज्यादा लोग मस्जिद आए। साथ में कोई हमारे लिए खाना लाया तो कोई मिठाई। बयान हुआ और जवाल के वक्त से पहले दुआ हो गई। अब रुखसती का वक्त आया। काफी लोगों ने मुझे सिरात नबी और हदीस शरीफ की किताबें खरीदने और उसी से पढ़ने के लिए रकम देनी चाहिए और कहा कि आप अगली बार जब भी आएं तो इन किताबों से पढ़कर हमें मजीद सिखाएगा। मैंने किसी से पैसे ना लिए और उनको बताया कि मेरे पास पहले से ही ये किताबें मौजूद हैं। अब हमने सामान समेटा और वापस चल पड़े। 15 मिनट में वही फसल, वही नदी, वही दरख्त क्रॉस करके हम मेन रोड तक पहुंचे तो अमीर साहब ने कहा कि आप लोग मदरसे जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूं, मेरा कुछ सामान वहां रह गया है। हमने कहा कि हम यहाँ पे आपका इंतज़ार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाएं। और वो वापस उसी गांव की तरफ चल दिए। अभी हमें बामुश्किल 1.5 मिनट ही गुजरा था। हमने पीछे देखा तो ना अमीर साहब थे, ना कोई फसल उगी हुई थी, ना कोई दरख्त, ना कोई नदी, कुछ भी नहीं था। हम 4 लोग हक्का बक्का रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जहां तबलीग करके आए हैं वहां सिर्फ बंजर जमीन है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे 3 साथी तो उसी वक्त बेहोश हो गए। जैसे तैसे करके सबको मरकज तक लाया गया। मरकज में आकर मैंने वहां के बड़े आलिम साहब को पूरा वाकया बताया तो उन्होंने बताया कि आप लोग दरअसल जन्नात को तबलीग देकर आए हैं और आपके साथ जाने वाला अमीर साहब भी उसी मखलूक में से था। ये एक कबीला था जो अभी मुसलमान हुआ है, इसीलिए आपसे इस तरह के सवालात करते रहे वो लोग। फिर एक दोस्त होश में आया तो उसने बताया कि जब रात को वो एक बार उठा तो अमीर साहब को सीढ़ियों से नीचे उतरने के बजाय छलांग लगाते उसने देखा। वो जब उठकर चेक करने गया तो अमीर साहब तो नीचे लोगों के दरमियान बैठे हुए थे। ये इंसिडेंट से मेरी जिंदगी ऐसी बदल गई कि अब समझ आया कि जिसके पास दीन की तालीम नहीं वो कैसे तलाश और जुस्तजू में रहते हैं। अब मैं मुख्तलिफ तबलीगी जमात के साथ मुंसलिक हो गया हूँ, हर जगह बयान देने के लिए पहल करता हूँ। अभी 2022 में मुझे जमात का अमीर भी मुकर्रर किया गया। लेकिन ये एक वाकया है जिसने मेरी आंखें खोल दी।
इस कहानी की शुरुआत होती है मौत से। मेरी पर नानी की बेटी की मौत से। एक ऐसी मौत जिसने एक ऐसी कहानी हमारे सामने खोल के रख दी, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद हम सब हैरान और परेशान हो गए। इस मौत से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई की कहानी जिसे हमसे कई साल छुपाया गया। दिसंबर की एक सर्द रात थी और हमें खबर मिलती है कि हमारी पर नानी की बेटी, यानी हमारी नानी की बहन, उनका सोते सोते इंतकाल हो गया। उम्र में वो अच्छी खासी उधेड़ उम्र थी। हम अपनी फैमिली के साथ फौरन उनके घर पहुंच गए। ये पिंडी से थोड़ा सा आगे की तरफ एक इलाका है, उधर उनकी रिहाइश थी। जब हम पहुंचे तो मोहल्ले वाले और मजीद रिश्तेदार भी उस वक्त तक पहुंच चुके थे। शोक का समा था। हर आंख में से आंसू टपक रहा था। हर कोई हमारी उन पर नानी की बेटी से बहुत ज्यादा करीबी था। उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरह की थी जिससे लोग बड़े मुतासिर होते थे। हमने अपनी गाड़ी पार्क की और घर की तरफ बढ़ने लगे। उनका घर 3 मंजिला था। इर्द गिर्द और मकानात नहीं थे। कुछ जगह पे झाड़ियां थी, कुछ जगह गंदगी थी, कुछ जगह खाली प्लॉट थे। चंद फासलों पर छोटे छोटे और मजीद मकानात बने हुए थे। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हम अपनी फैमिली के साथ उस घर में दाखिल होते हैं जहां पे हमें मालूम है कि एक मैयत रखी हुई है। उस वक्त तक हमारी नानी की बहन की मैयत को अस्पताल ले जाया गया। पता ये चला कि सोते सोते ही उनका इंतकाल हो गया। डेथ सर्टिफिकेट के लिए उनको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा और अस्पताल ही से फिर उनको सर्द खाने रख दिया गया, क्योंकि अगली सुबह उनकी तदफीन का इंतजाम किया गया था। तो हमें ना चाहते हुए भी वो रात उनकी उसी घर में गुजारनी थी। बचपन में भी हम उनके उस मकान में जाया करते थे। ये वो मकान था जहां पे वो बहुत कम रही। ज्यादातर टाइम उनका पिंडी के अपने उस घर में रहा जहां पे उनके बाल बच्चे और घर वाले रहा करते थे। ये वो मकान था जो उनके पुश्तों से चला आ रहा था। इधर वो कभी कभार गर्मियों की छुट्टियों पे या सर्दियों की छुट्टियों में आ जाया करती थी, लेकिन जब से उनकी तबीयत खराब थी वो उसी मकान में शिफ्ट हो गई थी। हमने कई सारी कहानियां सुन रखी थी उस हवेली के बारे में, या फिर ये समझिए अपनी उन पर नानी की बेटी के बारे में। अक्सर लोगों का कहना यह था कि वो रात गए छत पे दिखती थी, बातें करती हुई, कह कहे लगाती हुई, हंसती हुई। लेकिन गौर करने पे ये पता चलता कि उनके अलावा छत पर कोई नहीं। फिर अक्सर लोगों का कहना यह था कि उम्र की वजह से शायद उनका दिमागी तवाजुन खो बैठी हैं वो, जिसकी वजह से वो अजीब और गरीब हरकतें करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे रात गए घर के एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाना,
आसमान की तरफ देखते रहना और कई घंटों तक देखते रहना। पूछने पे फिर पता ये चलता कि वो तो सो रही थी। जब उनको उठाया जाता तो वो हड़बड़ा के उठती कि मैं इस जगह कैसे आ गई, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। अक्सर जो मुलाजिम थे उस हवेली के, उनका ये कहना था कि इनके कमरे से बातें करने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो बातें किससे हो रही होती हैं, कौन कर रहा होता है, वो दिखाई नहीं देता। कई सारे मोहल्ले वालों का ये कहना था कि ये हवेली ही और इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली कहानियां ही कुछ इस नौइयत की हैं कि जिससे शक होता है कि ये हवेली पजेस्ड है, हॉन्टेड है, या फिर इधर और कोई मखलूकात रहा करती हैं। लेकिन साल दर साल जब हमारी नानी की बहन उस घर में रहती तो हमारे कई सारे रिश्तेदार जाते जो हफ्ता 2 हफ्ता उनके साथ रहते, और उनके सामने कभी कोई ऐसे वाकयात पेश नहीं आते जैसे कि शुरू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन सबका ये मानना जरूर था कि कुछ पुरस्कारियत है इस हवेली में, इस जगह पे, इस जमीन पे, और स्पेशली रात के बाद ऐसा लगता है कि कोई मौजूद है, किसी की प्रेजेंस फील होती है, कोई वहां इंसानों के अलावा भी होता है। खैर, ये सारी कहानियों के पोटले के साथ, इन सारी यादों के साथ हम लोगों ने फैसला किया कि अपनी फैमिली के साथ उसी हवेली में उस रात को बसर करें, ताकि सुबह सवेरे जोहर की नमाज के बाद हम तदफीन में शामिल हो सकें, नमाज जनाजा पढ़ सकें। उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तकरीबन रात के 2 या 3 बजे का वक्त था। हल्के हल्के करके जो बाकी मेहमान थे वो अपने घरों की तरफ रुख कर बैठे, जो मोहल्लेदार थे वो अपने घर चले गए, बहुत ही करीबी रिश्तेदार उस हवेली में रह गए। मैं अपने बहन भाइयों, अपनी वालदा के साथ हवेली के एक कोने वाले हिस्से में, जहाँ पे एक पुराने तर्ज का कमरा बना हुआ था, वहां जाके ठहर गया। हमारी वालदा ने भी ये कहानियां सुन रखी थी और माँ होने के नाते उन्होंने हमें तनबीह की थी कि कहीं भी किसी भी तरीके में कोई भी वजह हो, कमरे से बाहर मत निकलना। शायद ये उनका खौफ था या आने वाली मुसीबत के बारे में वो जानती थी। हमें उस वक्त तक इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। अब हुआ ये कि रात के 3:30 या 4 बजे का वक्त था। तमाम लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, सब लोग सो चुके थे, सोने वाली हालत में आ चुके थे। मुलाजिम घर के उस हिस्से की तरफ जाके बैठ चुके थे जहां पे उनके कमरे बने हुए थे। मैं अपने उसी कमरे में अपने बहन भाइयों के साथ मौजूद था। हम बहन भाई ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये हवेली हॉन्टेड है, क्या यहाँ पे कोई चुड़ैल रहती है, क्या कोई भूत है, कोई सर कटा है। और इस तरह की गुफ्तगू में मसरूफ थे कि अचानक से हमें ऊपर वाली मंजिल से जोरदार किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी खौफनाक और इतनी दर्दनाक थी कि हम 1 सेकंड के लिए सहम गए। बातें करते करते एकदम से खामोशी हो गई। ऐसा लगा कि वक्त रुक गया हो। जितना भी हल्का पुल्का शोर हमें उस हवेली से आ रहा था, वो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल ही सांप सूख गया। वो आवाज उस हवेली की उस मंजिल के उस कमरे से आ रही थी जहां पे हमारी वो नानी की बहन रहा करती थी, जहां उनकी आखिरी आरामगाह कही जाती थी। और ये आवाज इतनी जोरदार थी
कि कमरे में मौजूद तमाम लोगों ने उसको बाआवाज़ बुलंद सुना। ये नहीं कि किसी एक का वहम हो। यहाँ तक कि हमारी वालदा और हमारे उसी कमरे में हमारी चाची जो साथ सो रही थी, उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी। पहले तो शुरू में ये लगा कि शायद नानी की बहन की कोई फैमिली मेंबर हैं, जैसा कि अक्सर होता है कि वो अपनी वालदा को याद करके रो रही हों, या उनके कोई बेटे हों या बेटी हो। ये सोचकर हमें थोड़ी सी तसल्ली हो गई। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि फिर से एक जोरदार चीखने की आवाज आई और साथ साथ चीजें टूटने की आवाजें आना शुरू हुई। अब ऐसा हो गया माहौल जैसे खौफ तारी हो गया हो। चारों तरफ अंधेरा। हम हवेली के उस कोने पे जहां पे और कोई नहीं है, और आवाजें आ रही हैं हवेली की पहली मंजिल के उस कमरे से जहां पे हमारी नानी की बहन रहा करती थी। आखिरी आवाजें किसकी थी? कौन इस तरीके से रो रहा था? ये चंद सवालात हम सब में उजागर हुए। डरते डरते हमने अपने उस कमरे की खिड़की को खोला, देखने के लिए कि आखिर बाहर मामला क्या है। जब खिड़की का चौपट खोला तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा पाया। हमारे उस कमरे के बाहर एक छोटा सा सहन बना हुआ था और उस सहन से एक सीढ़ी जा रही थी जो कि पहली मंजिल की तरफ जा रही थी, जहां से उस कमरे का रास्ता था। जब इतना शोर शराबा हुआ, रोने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई, दहाड़ने की आवाज आई, तो हमें यह लगा कि शायद और भी घर वालों को ये आवाज सुनाई दी होगी और इस आवाज के बाद वो लोग अपने कमरों से बाहर निकलेंगे और फिर जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। हम भी अपने कमरे की उस खिड़की के कोने में चुपके से सारा मामला देख रहे थे। वो आवाजें मुस्तकिल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ारो कतार रो रहा है, कोई बहुत दुख में है, लेकिन कौन? हमारी वालदा ने कोशिश की वो आवाज पहचानने की कि कोई रिश्तेदार की आवाज है, तो उनको कोई रजिस्टर नहीं हो पाया। चाची ने कोशिश की कि वो किसी को बाहर आवाज दे सकें, लेकिन बाहर कोई अगर होता तो ही आवाज देते। अभी ये सब चल ही रहा था कि हमारे कमरे में अचानक से दस्तक होती है। अंदर मौजूद हमारी वालदा डरते डरते पूछी कि कौन है, तो बाहर से आवाज आती है कि दरवाजा खोलो। आवाज हमारे वालिद साहब की थी। वालिद साहब ने दरवाजा खुलते ही अंदर भागे हुए आए और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, और कमरे की जो बची कुची लाइटें थी वो भी बंद कर दी। उनकी इस तरह की हरकत से और उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन से, उनसे हमें यह अंदाजा हो गया था कि वो बहुत खौफजदा हैं। बैठने पर उनसे पूछा कि आखिर ऐसा माजरा क्या है, क्या हो गया? उन्होंने भी वही बात कही कि मैं अपने भाई के साथ सहन के उस वाले हिस्से की तरफ बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा था कि अचानक से जोरदार आवाज आई है किसी के रोने की। हमें यह लगा कि शायद हमारे वालिद साहब को इल्म हो कि कौन रोया हो, लेकिन जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस थे उससे लग रहा था कि शायद उनको भी अंदाजा नहीं है। बकौल हमारे वालिद साहब के, जिस मंजिल से वो आवाज आ रही थी वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। सारे लोग उस हवेली की ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद जितने भी कमरे बने हुए थे वहां पर ठहरे हुए हैं। जब ये हमने सुना तो हमें माजी की सारी कहानियां रिवाइंड होना शुरू हो गई। हमें ये लगना शुरू हो गया कि वाकई में ये बात दुरुस्त है कि ये हवेली हॉन्टेड है। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि हमें बाहर सहन की तरफ किसी के रोने की और सिसकियां लेने की आवाज दोबारा आना शुरू हुई, लेकिन इस दफा ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर ही कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है। डरते डरते हम खिड़की की तरफ गए और थोड़ा सा खिड़की का दरवाजा जो खोला तो हमने देखा कि एक औरत सफेद लिबास में
उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है, उसी कमरे की तरफ जहां पे हमारी पर नानी की बेटी का कमरा था, यानी हमारी नानी की बहन। कौन है ये औरत, कौन से रिश्तेदार हैं, क्या ये उनकी बेटी थी, हमें नहीं पता चल सका। फौरन ही अपने अपनी वालदा को, अपनी चाची को, अपने वालिद साहब को बताया कि ये देखिए ऊपर कौन जा रहा है। उन्होंने आकर देखा तो उन्होंने भी देखा कि एक औरत सफेद लिबास में बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम के साथ, जैसे बहुत कोई ज़ईफ औरत हो, एक एक कदम सीढ़ी चढ़ती और उसी में से वो आवाजें आ रही रोने की। जब ये सब हमारे वालिद साहब और हमारी वालदा ने देखा तो एक उनके चेहरे पे कुछ अजीब सी एक कहानी नमूदार हुई। एक ऐसी कहानी जो शायद उन्होंने भी सुनी थी लेकिन उसको इग्नोर कर दिया था, और अब वो कहानी सच्चाई में बदल रही है। हमारे वालिद साहब ने बताया कि तुम्हारी नानी की बहन के बारे में अक्सर ये लोग कहा करते थे कि एक फीमेल जिन है जो इनके साथ अटैच्ड है, और अभी से नहीं बचपन से ही। और उसकी भी एक कहानी थी। उसकी ये कहानी थी कि जब पर नानी का निकाह हुआ और वो अपने हस्बैंड के साथ इस घर में दाखिल हुई तो उनके जितने भी और रिश्तेदार थे उनमें से चंद लोगों ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया, और उसके बाद इस हवेली में और उनकी सारी औलादों में कोई ना कोई जानलेवा बीमारी या कोई इस तरह की रुकावटें पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन कहा जाता है कि पर नानी की उम्र 101 साल रही। उनको तो उस काले जादू से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी बेटी पैदा हुई तो कहा जाता है कि बचपन से उसी के साथ कोई जिन अटैच्ड है। अब जब ये बात हमने सुनी तो हमारे तो 14 तबक रोशन हो गए कि आखिर ये क्या बातें हो रही हैं। ये कहानियां, ये किस्से किताबों में लोगों से अफवाहों के तौर पे या फिल्मों में कहानी के तौर पे हमने देखी थी। हकीकत का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन शायद यही सच्चाई थी। उस रात हर गुजरते लम्हे में उस फ्लोर से, उस कमरे से उसी तरीके से रोने की आवाज आती गई। कभी रोने की आवाज आती, कभी हंसने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता कि कोई कुरान पढ़ रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई हमारी पर नानी की बेटी का नाम ले लेकर पुकार रहा है। जब फजर का वक्त हुआ तो वो आवाजें आना बंद हुई। अजान के बाद मुलाजिम भी जाग गए और भी कई घर के बड़े थे जो जाग गए नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद जाने के लिए। हमारे वालिद साहब भी कमरे से बाहर निकले जब उन्होंने बाहर की तरफ एक्टिविटी देखी। जब ये 4-5 मर्द हजरात घर से बाहर निकले मस्जिद जाने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो हमारे वालिद साहब ने उन बाकी बुजुर्गों से ये पूछा कि क्या आपको रात को इस तरह की आवाज आई थी, जिसपे मुलाजिम और बाकी जो बुजुर्ग थे उन सब ने हमारे वालिद साहब को एक बात बोली कि इस बात को ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अगर आवाज आई थी तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हम तो अरसा दराज से ये चीज देख रहे हैं। फिर पता चला कि बचपन से ही हमारी पर नानी की बेटी के ऊपर कोई जिन था। अब आधे लोगों का मानना यह है कि उस काले जादू की वजह से कोई जिन उनसे अटैच्ड हो गया, या फिर वैसे ही कोई उनके ऊपर आशिक हो गया। और बचपन से लेके मरते दम तक जो घर के मुलाजिम हैं वो कहते हैं कि हमने हजारों बार
इस औरत को देखा है जो आपकी नानी की बहन के कमरे से निकलती जाती, आपकी नानी की बहन उनसे बातें करती, वो हमें कभी दिखती कभी नहीं दिखती, कभी वो घर के उस कोने पे मौजूद होती जहां पे कोई भी नहीं जा सकता, और नानी वहीं चली जाती, उससे बातें करती, मुलाजिमों से बोलती कि तुम्हें पता है वो मेरी दोस्त जो आई थी अभी, वो ये कह रही थी, हालांकि उस वक्त मुलाजिमों के मुताबिक उनके सामने कोई नहीं था। आज भी कहा जाता है कि वो औरत हमारी नानी की बहन की कब्र पे दिखाई देती है, जो उस गांव के गोरकन है। उन्होंने अक्सर जब हमारे रिश्तेदार कब्र पे जाते हैं फाते पढ़ने, तो उनसे हमेशा उस औरत का तस्करा किया है कि एक औरत आती है सफेद लिबास में, बिल्कुल बूढ़ी चाल में, और आके बैठती है, दुआएं करती है। लेकिन वो गोरकन ये कहता है कि हमने उसको आते वक्त तो देखा है, मतलब कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त तो देखा है, लेकिन वो कहाँ जाती है, किस रास्ते जाती है, हम आज तक नहीं जान पाए। सुना है उसी तरह के रोने की आवाजें आज भी उस हवेली के उस कमरे से आती हैं। आज भी उस बंद हवेली से हमारी नानी की बहन के नाम पुकारने की आवाज आती है।